लास्ट लेक्चर में से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, कुछ चीज़ पूछनी हो या टूल पे कोई काम कर रहे हो तो बता दें, उसको भी आज देख लेंगे। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं। अच्छा जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लिपिंग मास्क। जी क्वेश्चन करें जल्दी से। शेप बिल्डर टूल थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया उसका? शेप बिल्डर टूल हम लोगों ने कल देखा था। हमने ये शेप एक क्रिएट की थी उसको यूज़ करते हुए। तो मैंने आपको बताया था कि शेप बिल्डर जो है वो एक अल्टरनेट है आपके पाथ फाइंडर का। ठीक है, पाथ फाइंडर में आप जाके माइनस फ्रंट करें, यूनियन वगैरह करें, वो सारा कुछ करें, तो वो सारा कुछ जो है वो डायरेक्टली आप एक टूल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने लास्ट एक छोटा सा शेप पर ट्राई किया था कि हम सिंपल यहाँ पे अगर कोई सर्कल क्रिएट करते हैं इस तरह से, ठीक है, और साथ में इसके आप कोई और शेप क्रिएट कर लो इस तरह। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों शेप्स के अंदर कुछ ऐड रिमूव वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए पाथ फाइंडर आप सॉरी शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करोगे। किसी को अगर आपने यूनाइट करना है तो इस तरह से आप इस पर यूँ लाइन क्रिएट करोगे तो ये यूनाइट हो जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह से आप मूव करेंगे तो ये एक पार्ट बन जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि ऑल्ट प्रेस करके अगर आप क्लिक करोगे तो माइनस कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। अगर प्लस पे आप ड्रैग करोगे तो वो सारे को यूनाइट कर देता है। यानी कि ईजीएस्ट एक टूल है। जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आप इससे ड्रॉ क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसको कोशिश की हमने, और हमने एक नॉट ट्राई की और ये क्रिएट की। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। आगे चल के आप लोगो डिज़ाइन वगैरह जब करोगे, उसमें अपनी शेप्स क्रिएट कर रहे होगे, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा जी। सर, जब मैं मास्किंग कर लेता हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंज नहीं होता। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंज नहीं हो रहा होता। आपने आज ऐसा करना है कि अपनी स्क्रीन शेयर करनी है मेरे साथ, उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लेक्चर के एंड में अपनी स्क्रीन मुझे दिखा दिया करें कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि उसमें अगर कोई आप क्लिक्स कर इधर उधर कर रहे हैं, कोई मिस कर रहे हैं चीज़, तो वो ठीक हो जाए। अच्छा जी, सर शेप बिल्डर टूल बता दें, जो शेप कल बनाई थी वो भी रिपीट कर दें। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी जिसकी वजह से आपको याद नहीं है, या क्या हुआ, इशू क्या आया? क्योंकि कल की वीडियो हमने ये शेप क्रिएट की थी। मैं कोशिश करता हूँ अगर हम जल्दी से ये शेप दोबारा क्रिएट कर लें। यहाँ सिंपल एलिप्स टूल को यूज़ किया हमने, एक सर्कल क्रिएट किया और फिर एक सर्कल इसके अंदर क्रिएट किया इस तरह से। ठीक है, और इसका कलर चेंज करूँ ताकि आपको दोनों का फ़र्क नज़र आ जाए। दोनों को मेक श्योर करेंगे कि अलाइन टू मिड है। ये अब हम जल्दी से करें ताकि बाकी लोग जो अटेंडेंस मार्क करें वो जब तक अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं हम ये वाला काम कर लें। ठीक है, फिर शेप बिल्डर टूल को मैंने यूज़ करते हुए दरमियान वाला पार्ट जो था वो डिलीट कर दिया और मेरे पास एक इस तरह की शेप आ गई। ठीक है, और इसी शेप के मैंने दो कॉपीज़ क्रिएट की इस तरह से, और एक लाया जस्ट के यहाँ मिड में। ठीक हो गया, एक ओवरऑल इस तरह से हमारे पास शेप क्रिएट होगी। इन दोनों को मैं अलाइन टू मिड कर रहा हूँ ताकि दोनों मिड में अलाइन हो, इक्वल हों। ठीक है, और ये वाले इनके बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इस तरह से तीन सर्कल्स क्रिएट कर दिए। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से मैंने सिंपल जो बाहर वाली चीज़ें थी वो इस तरह से डिलीट कर दी। ठीक है, ये बाहर वाली चीज़ें। अब अंदर वाली के अंदर मैंने ये एक पार्ट जो इस तरह से है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इतना एरिया जो है वो सीमलेस यानी कि क्लियर एक शेप है। तो उसको करने के लिए मैंने सिंपल क्लिक एंड ड्रैग किया इस तरह से ताकि ये एक शेप बनती जाए। सेम फॉर दिस वन कि यहाँ पे भी एक क्लिक किया और सेम इसी तरह से ये वाली एक शेप, और ये तीनों अलग अलग शेप्स बन गई। अब आप इन तीनों में बेशक कलर कर लें, यहाँ से इसमें ये वाला कलर कर लें और इसमें ये वाला कर लें। ठीक है, या आप ग्रेडियंट इसमें अप्लाई कर लें यहाँ से। ठीक है, ये ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया हुआ था तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने शेप क्रिएट की। दोबारा वीडियो में सेव होगी, आप उसको दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। ओके जी,
सर लेक्चर 8 अपलोड करवा दे सर हारून से, कह के सर हारून से आपने कहना है कि वीडियो हम मिस कर दी है, किस वजह से आप दोबारा अपलोड करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। सर सीज़र टूल का थोड़ा बता दें। सीज़र टूल हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों की जो सिंपल जो स्ट्रोक है उसको कट करने के लिए आपका सीज़र टूल यूज़ होता है, ठीक है। सर शेप को रिपीट कर दें, कर दिया सर। आइकन फॉन्ट्स पिक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स सब ऑलमोस्ट डाउनलोड कर चुकी हूँ, बट कलर्स डाउनलोड नहीं करने आ रहे। ट्राई किया था, कलर व्हील से भी नहीं हुए, कलर सप्लाई से भी नहीं हुए। अच्छा, डाउनलोड नहीं करने, आपने जस्ट वहाँ से कलर कोड लेना है और कलर कोड अप्लाई करना है। आज आपने स्क्रीन शेयर करनी है मेरे साथ ताकि मैं आपको लाइव करवा के दूँ, ठीक है। अच्छा जी, सर कल जो लिंक्स शेयर किए थे उसमें जो डिटेल इलस्ट्रेशन वाला था उसमें ठीक लाइन का एक डायलॉग बॉक्स आया था, वो समझ नहीं आई किस कैसे आया था, और बाद में उन लाइंस को शार्प किया था एंड में, तो वो डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से करेंगे, और एंड में शेड्स ऐड किए थे तो वो पेन टूल से किया था विद फिल। जो लिंक्स शेयर किए थे उसमें जो डिटेल इलस्ट्रेशन वाला था, अच्छा ठीक है, उसमें थिन लाइन का एक डायलॉग बॉक्स आया था, वो समझ नहीं आया कैसे। चले मैं वीडियो दोबारा देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि उसमें कौन से वाली चीज़ ने किससे क्रिएट की। ठीक हो गया। आपने मुझे इनबॉक्स करना है, ठीक है, मेरी इनबॉक्स करके मुझे बताइएगा, मैं वीडियो दोबारा चेक कर लूँगा, फिर आपको क्लियर कर दूँगा कि वो कैसे कर रहा है। या आप मुझे बेशक स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा कि वो एरर जो या जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उस डायलॉग बॉक्स का क्या मतलब है, मैं वो चेक कर लूँगा। ओके सर, जब मैं मास्किंग कर लेता हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने से बैकग्राउंड चेंज नहीं होता बल्कि वर्ड के एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं। आपने वर्ड पे क्लिक नहीं करना, आपने उसके अंदर जो इमेज है उसको क्लिक करके ड्रैग करना है जिससे वो इमेज सेट हो जाएगा। या दूसरा ये है कि आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको आइसोलेशन मोड में ले जाएगा जहाँ से आप इमेज वैसे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, आज आपका साइड पे बॉक्स नहीं आ रहा जिससे पता चलता आप कौन सी की प्रेस करें, क्योंकि मैंने आज प्रैक्टिकल करवाना नहीं था, आज हमने जो चीज़ है प्रिंसिपल डिज़ाइन पढ़ने थे, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर रन नहीं किया, लेकिन मैंने वो जो कीज़ प्रेस की हैं वो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी कीज़ हैं। अच्छा सर, मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आती, मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन शेयर का, बॉटम पे उस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन शेयर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, वैसे सब चीज़ें याद होती हैं, इलस्ट्रेटर ओपन करते ही भूल जाती हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ साथ नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अच्छा सर, मुझे भी नहीं समझ आई थी स्क्रीन शेयर करना। अ, आप लोगों में से जिस बच्चे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होती, आपका सिंपल मैं मेथड बताता हूँ, जो मैं लिंक देता हूँ उसको ओपन करें, और जो ऑप्शन सामने आ रहे होते हैं उसकी पिक्चर लेके मुझे इनबॉक्स करने से ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके बाद मुझे आगे क्या करना है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा अगर मैं लाइव वीडियो में आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। तो आप में से जितने बच्चे जिनका इशू चल रहा है इस तरह का, वो आज मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें और मुझे बताएं जो भी आपके मसले मसाइल हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ के हेड ऑफिस की तरफ से मैसेज आया है कि जितने स्टूडेंट्स जो वीडियो हाफ देखते हैं या वीडियो नहीं देखते, जस्ट अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं या कमेंट्स में मजाक हंसी मजाक वगैरह कर रहे होते हैं, चले मेरे साथ कर रहे हैं वो इशू नहीं है, लेकिन आपस में अगर किसी को तंग कर रहे हैं तो इस तरह के नॉन सीरियस स्टूडेंट जो इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस कोर्स को, उनको डी इनरोल किया जा सकता है, इस ग्रुप से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को बता दें कि ये भी हो सकता है, तो इसको फॉर ग्रांटेड ना लें कि बस एक फ्री कोर्स है, चल रहा है चलने दें। यहाँ पे जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं ये कोई सस्ते रिसोर्सेज नहीं है, एक प्रॉपर ट्रेनर हायर किया गया है, उसके अलावा आपके लैब मैनेजर हैं, साइट मैनेजर हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो सारे जो लोग हैं ये कोई ऐसे ही फ्री में काम नहीं कर रहे, इनकी प्रॉपर सैलरीज हैं, उसके अलावा पूरा सिस्टम एक क्रिएट हुआ हुआ है। तो एक चीज़ जब आपके सामने रखी जा रही है इसको अच्छे से समझें, और ये आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, अगर आप इसको इतना ईजी लेंगे तो फिर ये चीज़ आपके किसी फ़ायदे की नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप एक स्किल सीख रहे हैं, हर चीज़ आपको समझाई जा रही है, हर चीज़ बताई जा रही है, तो उसको सीखने की कोशिश करें, उसका उसको सिंपली ज़ाया ना करें, ठीक है। अच्छा सर, बिहेंस और डिज़ाइन इंस्पायरेशन पे बिज़नेस कार्ड के डिज़ाइन देखे थे, ठीक हो गया। वो बिज़नेस कार्ड तो बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट लोगो होता है और बैकग्राउंड कलर। मैंने आपको यही बताया है कि जो डिज़ाइन है
उसमें नॉर्मली आजकल के ट्रेंड के अंदर सिंपल डिज़ाइन को ही प्रेफर किया जाता है, यानी कि इसको मिनिमल या क्लीन डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें फूल बूटे डालना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है, इसलिए जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो मिनिमल डिज़ाइन की तरफ ही जाती हैं, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, 2-3 स्टूडेंट्स ने मेरे से एक सवाल किया है कि सर हम आगे डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी, तो हम डिग्री करें या हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें। आज भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डिग्री अलग चीज़ है, ये कोर्स अलग चीज़ है, ठीक है। इस कोर्स को सीख के आप डायरेक्ट एक स्किल डेवलप कर रहे हैं और आगे अर्निंग कर रहे हैं। डिग्री आपका एक सर्टिफिकेट है कि आपके पास एक एजुकेशन है, ठीक है। तो कोशिश ये करें, अगर आप डिग्री के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके चल सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आके और डिग्री छोड़ दें। मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि आप इस स्किल के पीछे अपनी डिग्री ना करें, क्योंकि मैं इस टाइम से गुज़र चुका हूँ। मैं बिल्कुल एक एज पे था जहाँ मैं अपनी डिग्री छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरी अर्निंग इतनी हो रही थी कि मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा मसला ये था कि डिग्री मेरी अर्निंग के बीच में आ रही थी, क्योंकि मुझे मुझे पता था कि अगर मैं डिग्री छोड़ देता हूँ तो मैं अपनी अर्निंग को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने अपने वाले साहब से डिस्कस किया, मैं उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, बैचलर्स। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह तकरीबन मेरा थर्ड ईयर था उस टाइम, यानी कि 6 सेमेस्टर बनता है वो। तो मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह मैं ऑफ़िस रन कर रहा हूँ और मुझे हर क्लास के बाद यानी कि कोई ना कोई क्लाइंट की ईमेल वगैरह, कॉल वगैरह आई होती है, उसको हैंडल करना होता है। और रोज़ मैं यूनिवर्सिटी में बस अटेंडेंस मार्क करने जाता हूँ, उसके बाद सीधा ऑफ़िस चला जाता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ। तो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने आ जाएँ कि मैं 1 सेमेस्टर पास कर लूँ। तो वाली साहब ने कहा कि बेटा ड्राइवर जितना मर्ज़ी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको कोई रोड पे आने नहीं देगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मार खाता है, कहीं ना कहीं उसको इशू फेस करना पड़ता है, बेशक उसकी स्किल जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो तंग होगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी करके डिग्री कंप्लीट कर लो, डिग्री के बाद आपका जो दिल करे करे, ठीक है। सो मैंने डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद फिर मैंने अपनी वापस जो ऑफिस रन कर रहा था या काम कर रहा था, वो वापस काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दौरान मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जिन लोगों को मैं हायर कर रहा था उनकी एजुकेशन मेरे से ज़्यादा थी। मास्टर्स के लोग मैंने हायर किए और इसके अलावा डबल मास्टर वाले एक मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो काम कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ कि जो टर्म्स ये यूज़ कर रहे होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स ये क्रिएट करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने वो चीज़ें पढ़ी नहीं हुई। फिर मेरे अंदर आया कि क्यों ना मैं भी किसी तरह से टाइम निकाल के मास्टर्स करूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मास्टर करूँ, क्योंकि ओवरऑल उसमें फिर आप तमाम ये चीज़ें फाइनेंस वगैरह की और बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो पढ़ लेते हो। सो मैंने फिर वहाँ से टाइम वगैरह निकाल के तो मास्टर्स करना शुरू किया वीकेंड के ऊपर, और वो मास्टर की डिग्री कंप्लीट हुई। अब मुझे फ़ायदा ये है कि जितनी भी क्लाइंट ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है या कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मुझे सारी समझ आ रही होती हैं, और मैं किसी को हायर भी कर रहा होता हूँ तो बहुत ईजीली मैं उसको हायर कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं। तो और अक्सर औक़ात ऐसा होता भी है कि जो मास्टर्स करके आया होता है, वो जब देखता है कि मेरे जो बॉस हैं उनकी जी एजुकेशन सिर्फ बीएस है, तो ये मेरे से बड़े हैं, ये है, वो है, तो वो एक माइंड में चीज़ आती है। और इसके अलावा जो एजुकेशन है उसका कोई रद्द-बदल नहीं है। एजुकेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, वो आपको एक्सपोज़र देती है, ठीक है? आपको स्किल वो इस तरह की नहीं देगी, लेकिन एक आपका एक्सपोज़र डेवलप होता है जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। अगर घर बैठ के वीडियोज़ देख के आप चीज़ सीखते रहोगे, आपके पास स्किल तो होगी, लेकिन आपको लोगों से बात करनी नहीं आती होगी। सो इसलिए डिग्री को मत छोड़िए कभी भी। मेरा इवन कि ये भी दिल था कि मैं पीएचडी करूँ, लेकिन पीएचडी करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, आपको एक फ़ोकस चाहिए प्रॉपर रिसर्च पेपर वगैरह लिखने के लिए। सो दिल तो मेरा बहुत है, माइट बी फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ सीन बना तो पीएचडी की तरफ भी जाएँगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया, जस्ट इस शौक में कि एटलीस्ट मुझे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो पता हों। ठीक है जी? ओके, अब आ जाते हैं वापस। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, जिसका ज़िक्र मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। ओवरऑल इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। याद रहे जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं तो आज से आपके डिज़ाइन अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे, बेहतरीन डिज़ाइन बनेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसका बेहतरीन तरीका ये है, जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाएं, और कल से आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उन नोट्स को देखेंगे, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी,
क्या मेरे डिज़ाइन के अंदर सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। सिंपल ये रूल्स हैं, सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हो तो आपका डिज़ाइन बेहतरीन है, ठीक है। कुछ रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले कि प्रिंसिपल डिज़ाइन है क्या चीज़, ओवरऑल डेफिनेशन क्या है इसकी। तो विकिपीडिया की डेफिनेशन के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन कंट्रोल द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज ओवरऑल कंपोजिशन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अगर हम इसकी थोड़ी समरी निकालें तो ये कुछ इस तरह से बनती है कि ये रिलेशनशिप है ग्राफिक के डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस का जो एक रिलेशनशिप है और उनकी ओवरऑल कंपोजिशन है, उसको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन कहा जाता है। तो इनका जो आपस का रिलेशनशिप है, हम लोगों ने कल बात की थी कि किस मिकदार में क्या चीज़ रखनी है, उसको ओवरऑल प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल ग्राफिक डिज़ाइन। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे, किस ग्राफिक एलिमेंट को कहाँ यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है, उससे आपके ओवरऑल रूल सेट हो जाएंगे, फिर उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। मैं कमेंट्स देख लूँ, फिर हम आगे चलते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे। चलिए सर, आज वॉइस कम आ रही है, ये जिनको वॉइस कम आ रही है प्लीज़ हैंड फ्री यूज़ किया करें। हैंड फ्री वालों को बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही होती है, उनको कोई इशू नहीं होता, ठीक है। मैं आपके लैपटॉप के स्पीकर या मोबाइल के स्पीकर गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हैंड फ्री के अंदर आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ जो है आपको क्लियर आएगी और आप क्लियरली चीज़ सुन सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सिर्फ डिसेंट सीवी बनाना सिखा दें, मुझे अपनी बनानी है, चाहिए है, ज़रूरी है थोड़ी प्लीज़। कल इंशाल्लाह हम लोग रिज्यूमे डिज़ाइन वैसे पढ़ेंगे, सीवी डिज़ाइन हम लोगों ने कल पढ़नी है, तो कोशिश करें कि आप लोगों में से सब बच्चों के पास अपनी सीवी या किसी की सीवी मौजूद हो ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। कल हम लोगों ने सीवी डिज़ाइन या रिज्यूमे डिज़ाइन पढ़ना है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर अलाइनमेंट वगैरह काफ़ी कुछ यूज़ होता है, ठीक है। ओके सर, एसेंशियल क्लासिक शो नहीं हो रहे, ओनली एसेंशियल है। आप एसेंशियल पे क्लिक करोगे, उससे भी आपकी टूल बार आ जाएगी। पुराने जो वर्जन्स हैं उसमें एसेंशियल क्लासिक नहीं है, जस्ट एसेंशियल है, ठीक है। तो उससे भी टूल बार आ जाती है। ओके, आज हमारे जो प्रिंसिपल हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले बैलेंस है, बैलेंस के बाद प्रॉक्सिमिटी है, अलाइनमेंट है, रेपिटेशन है, कंट्रास्ट है, डोमिनेंस है और प्रोपोर्शन है। जैसे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन थे उसी तरह से ये भी 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हैं। कुछ में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जैसे बैलेंस का हमने नाम सुना हुआ है, ठीक है। अलाइनमेंट को हमने बहुत डिस्कस किया है। रेपिटेशन का आपको मीनिंग पता है, लेकिन डिज़ाइन में रेपिटेशन क्या होती है उसको देखेंगे। कंट्रास्ट का जिक्र हमने किया है, डोमिनेंस क्या होती है और प्रोपोर्शन आपके लिए ज़रा न्यू चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें से आपके लिए न्यू हैं, कुछ के नाम आपने सुने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि ओवरऑल डिज़ाइन में इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस है। मुझे बताइएगा कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपका डिज़ाइन बैलेंस्ड नहीं है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? आप एक डिज़ाइन में क्या चीज़ मिसिंग है या क्या ओवरऑल इशू क्या है? अगर एक टर्म यूज़ होती है कि ये डिज़ाइन बैलेंस नहीं है, कोई माइंड में चीज़ आती है उसको लेके कि डिज़ाइन अगर बैलेंस नहीं है तो उसमें क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ मज़ीद होनी चाहिए थी, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? आप कमेंट्स में बताएं मुझे, मैं साथ साथ आप लोगों को इस बैलेंस की आगे चीज़ें बताता हूँ। बैलेंस जी नॉर्मली दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस और एक होता है एसिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। सिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है कि आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर जो डिज़ाइन होता है, जो ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, वो दोनों साइड्स पे सेम होते हैं, यानी कि अगर दरमियान से लाइन लगाई जाए तो दोनों साइड्स पे आपके पास इक्वल क्वांटिटी में चीज़ें होंगी, ठीक है। क्वांटिटी में या साइज़ में इक्वल हो रही होंगी, इसको सिमेट्रिकल बैलेंस कहेंगे। एसिमेट्रिकल बैलेंस में ये होता है कि अगर हम दरमियान से लाइन या साइड से लाइन लगाएं तो एक तरफ चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन साइज़ कम होगा, दूसरी तरफ माइट भी चीज़ सिर्फ एक हो लेकिन उसका साइज़ बड़ा होगा। ये आगे चल के आपको और थोड़ा क्लियर होगा इसी लेक्चर में कि हम लोग माइट भी एक साइड पे बड़ा सारा इमेज लगा दें और दूसरी साइड पे छोटा छोटा टेक्स्ट लिख के एक आइकन लगा दें। एक तरफ क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन चीज़ें छोटी होंगी, दूसरी तरफ क्वांटिटी कम होगी यानी कि एक ही इमेज होगा लेकिन उसका साइज़ बड़ा होगा, जिसकी वजह से वो बैलेंस क्रिएट करता है। सिमेट्रिकल बैलेंस में ये होता है कि जस्ट हमारे पास दरमियान से लाइन लगाने से दोनों तरफ कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो इनकी अगर एग्जांपल देखेंगे उससे चीज़ ज़रा और क्लियर होगी हमें। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल बैलेंस है। अगर मैं इसे दरमियान में से लाइन लगा रहा हूँ तो दोनों तरफ ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है। इस तरह हमने बैलेंस नहीं रखना कि हम लेटर्स गिनना शुरू कर दें कि इधर भी लेटर सेम है उधर भी लेटर सेम है,
बस एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाता है कि दरमियान से लाइन लगाने से इस तरफ भी कंटेंट सेम है और इस तरफ भी कंटेंट सेम है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल बैलेंस्ड डिज़ाइन है, इसमें कहीं भी शिफ्ट नहीं आ रहा, यानी कि डिज़ाइन किसी तरफ गिर नहीं रहा, ठीक है। थोड़ी सी फील आती है ना कि ये चीज़ भरी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ या एक आइकन ऐड कर देता हूँ, तो इस ओवरऑल डिज़ाइन का बैलेंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर ये वाली जो साइड है ये खाली रह जाएगी, ठीक है। तो अगर जो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करनी है उससे बेहतर ये है कि वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे सेंटर में लिखूँ, ठीक है, ताकि ओवरऑल डिज़ाइन बैलेंस रहे। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ समझनी है कि जब हम लोग ओवरऑल चीज़ें सेंटर में रखें सारी, तो फिर सब चीज़ें सेंटर में आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ खाली जगह देखिए तो आप यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि चीज़ बैलेंस रहे। अभी ये पूरा डिज़ाइन बैलेंस्ड है, सब कुछ सेंटर्ड है, कोई इशू नहीं है। एक प्रो टिप है सिर्फ कि जब आपके पास कंटेंट थोड़ा हो तो कोशिश करें आप चीज़ों को सेंटर करके रखें और सेंटर डिज़ाइन करें, सेंटर अलाइन करें, ठीक है। कंटेंट ज़्यादा हो तो हाफ एक तरफ कर लें और हाफ एक तरफ कर लें, उससे बैलेंस क्रिएट हो जाता है। आगे चलिए एग्जांपल देखते हैं और चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुझे ये देख के बताएं ये एसिमेट्रिकल बैलेंस है या सिमेट्रिकल बैलेंस है। मैं आपके साथ से कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छा, डिज़ाइन स्ट्रेट नहीं है, डिज़ाइन में इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है। जो सिमेट्री की आप जिक्र करें वो ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल चीज़ है। वेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक हो गया। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम लोग बैलेंस किसको कहते हैं, अभी आपको चीज़ थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। एलिमेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ठीक है, टेक्स्ट और इमेज में बैलेंस नहीं है। ओके, ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं जी एसिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसके अलावा बाकियों को क्या लगता है? एसिमेट्रिकल बैलेंस है सर, एसिमेट्रिकल बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस है, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे सिमेट्रिकल कह रहे हैं, कुछ एसिमेट्रिकल कह रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, जो एसिमेट्रिकल कह रहे हैं वो किस वजह से इसको एसिमेट्रिकल कह रहे हैं, उसमें हमने देखा था कि एक तरफ क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एक तरफ क्वांटिटी कम होगी। चलिए मैं आपका सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ। ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस है, अगर हम इसमें दरमियान से लाइन लगाएं तो दोनों तरफ ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है, ठीक है। तो ये एक आपका सिमेट्रिकल बैलेंस है, ठीक है। ये जैसे पहले वाला हमारे पास ये था, सेम उसी तरह से ही हमारे पास उसी तरह हाफ से अगर कट करें तो दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम कंटेंट बनता है, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, इसको देख के बताएं मुझे ये सिमेट्रिकल बैलेंस है या एसिमेट्रिकल बैलेंस है। ठीक है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। आदमी एक साइड ज़्यादा है, देखिए वो आदमी नहीं है, हम एज अ इमेज काउंट करेंगे इसको, ठीक है। ये पूरा एक इमेज है जो कि पूरा एक पूरी साइड ले रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड को अगर देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है और ओवरऑल उसका साइज भी थोड़ा बड़ा किया हुआ, तो ये आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस है, ठीक है। सिमेट्रिकल तब होता ही अगर चीज़ें सेंटर्ड होती हैं और दोनों तरफ कंटेंट सेम होता। अभी फ़िलहाल क्या है कि एक तरफ 4 लाइंस का टेक्स्ट है और एक तरफ जस्ट एक इमेज है, लेकिन उस इमेज का साइज़ इतना बड़ा किया हुआ है कि वो इस टेक्स्ट के साइज़ के साथ बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से ये एसिमेट्रिकल बैलेंस बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होगा कि एक तरफ जस्ट एक इमेज है लेकिन उस इमेज को बड़ा किया गया है ताकि वो इस साइड को बैलेंस कर सके। कुछ बात समझ आ रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक इमेज ऐड किया लेकिन इमेज को बड़ा किया ताकि वो इस साइड के जो टेक्स्ट हैं उनके इक्वल आ सके। अगर यहाँ पे हम छोटा सा इमेज ये वाला लगा देते तो बैलेंस ख़राब हो जाता कि यहाँ पे बिल्कुल जगह खाली है और इमेज सेट नहीं आया, जिसकी वजह से आपका जो डिज़ाइन है वो एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपका ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो बैलेंस हो जाता है कि हमने इस इमेज को बड़ा कर दिया है ताकि इस साइड के जो टेक्स्ट है उसको वो बैलेंस कर सके, ठीक है। तो ये आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस है। इसको अगर हम देखें, इसमें अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेम यहाँ पे उन्होंने एक इलस्ट्रेशन बड़ी करके रखी हुई है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो टेक्स्ट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये एक हेडिंग है, सब टेक्स्ट है, बटन्स हैं, लिंक्स हैं, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को, इस साइड की चीज़ को बैलेंस कर सके, ठीक है।
तो इस तरह से अब बात ये आती है कब हमने सिमेट्रिकल बैलेंस यूज़ करना है, कब हमने एसिमेट्रिकल बैलेंस यूज़ करना है। तो ये याद रखें कि जब कंटेंट कम है, टेक्स्ट कम है, एक इमेज है, जस्ट एक दो लाइनें हैं, तब हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिमेट्रिकल बैलेंस यूज़ करें, सारी चीज़ों को सेंटर कर लें और एक सेंटर अलाइन करके तमाम चीज़ों को सिमेट्रिकल बैलेंस कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, जैसे इस केस के अंदर हमारे पास एक बड़ी इलस्ट्रेशन है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, बटन्स हैं, तो इस सिनेरियो में हम लोग इसको सेंटर नहीं कर सकते, ठीक है। चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा साइड पे खाली हो जाएंगी और ये नीचे सारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो उस सिनेरियो में हमने दो कॉलम्स क्रिएट कर लिए, यानी कि एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, और दोनों कॉलम के अंदर हमने टेक्स्ट अरेंज कर दिया, जिससे हमारा एसिमेट्रिकल बैलेंस क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अगर देखें, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है एसिमेट्रिकल बैलेंस की, कि एक तरफ जस्ट एक इमेज है और नीचे उसका फुटर है, टेक्स्ट है छोटा सा, ठीक है, और दूसरी तरफ ज़्यादा सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन दोनों अलाइंड हैं, ठीक है। यहाँ से सारा कुछ नीचे तक अलाइंड है और दोनों को उसने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक एसिमेट्रिकल बैलेंस है। इस तरह से हम लोग एसिमेट्रिकल बैलेंस को हैंडल कर रहे होते हैं जब हमारे पास कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। टेक्स्ट ज़्यादा होगा, कॉन्टेंट ज़्यादा होगा, कॉन्टेंट के अंदर आपका इमेज, टेक्स्ट, वीडियो सब कुछ आ रहा होता है। जब वो चीज़ें ज़्यादा होंगी, आर्टबोर्ड पे प्लेस करनी है, तो हमेशा हम लोग कॉलम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने दो कॉलम क्रिएट कर लिए, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, और फिर हमने उनको बैलेंस कर लिए, ठीक है। अपनी चीज़ पल्लू से बांध लें, अगर पल्लू से बांध सकते हैं, जेब में डालेंगे, जेब में डाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको चीज़ याद रहनी चाहिए कि जब आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें, जब आपको लगता है कि टेक्स्ट ज़्यादा है आपके पास, हमेशा पहले कोशिश करें कि कॉलम्स क्रिएट कर लें, ताकि आप उस टेक्स्ट को या कॉन्टेंट को अरेंज कर सकें, ठीक है। ये मैंने कुछ डायग्राम्स क्रिएट किए हैं ताकि आप लोगों को सिमेट्रिकल बैलेंस और एसिमेट्रिकल बैलेंस समझ आ जाए। अगर टॉप वाली को देखें तो ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, दोनों तरफ क्वांटिटी सेम है, साइज सेम है, ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे क्वांटिटी कम है लेकिन साइज़ ज़्यादा है, और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन साइज़ कम है। तो इस वजह से आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर करती है कि सिमेट्रिकल बैलेंस में और एसिमेट्रिकल बैलेंस में मेन फ़र्क क्या है। अगर यहाँ तक क्लियर है, किसी को अगर फ़र्क समझ ना आया हो तो मुझे बता दें। ओके सर, मैगज़ीन कवर सिमेट्रिकल होते हैं या एसिमेट्रिकल? मैगज़ीन कवर जो होते हैं नॉर्मली उसके दरमियान में एक फ़ोटोग्राफ होती है, टॉप पे उसके लोगो होता है और दोनों तरफ नॉर्मली टेक्स्ट आ रहा होता है, तो वो आपके पास हमेशा सिमेट्रिकल बैलेंस में आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को ये बैलेंस क्लियर है तो मुझे बता दें कि आप लोगों को बैलेंस जो है वो समझ आ रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों को सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के दरमियान कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉक्सिमिटी पे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, किसी को आइडिया है प्रॉक्सिमिटी किसको कहते हैं? कभी सुना हो ये लफ्ज़? मेरे ख्याल में तो सबके लिए न्यू होगा। अच्छा जी, सर टेक्स्ट ज़्यादा हो तो एसिमेट्रिकल यूज़ करना? जी बिल्कुल, टेक्स्ट ज़्यादा हो, कंटेंट ज़्यादा हो तो एसिमेट्रिकल यूज़ करेंगे। ओके, प्रॉक्सिमिटी, आई एम श्योर कि आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होगा प्रॉक्सिमिटी का। सो देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी किसको कहते हैं और प्रॉक्सिमिटी यूज़ कैसे करते हैं। ओवरऑल आपके जब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो या आपके पास कुछ कंटेंट का आपस में रिलेशनशिप बन रहा हो, तो वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होती है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन में कैसे आती है? फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट ने टेक्स्ट दिया है और आपको लग रहा है कि एक टॉप पे हेडिंग है और उसके नीचे बाकी तमाम जो बुलेट्स हैं वो सारे आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन तमाम रिलेटेड कंटेंट को एक ही तरह का डिज़ाइन दें, ठीक है। अब वो एक तरह का डिज़ाइन किस तरह से आएगा, ये आपके पास एग्जांपल है। ये क्लाइंट ने ओवरऑल अपनी सर्विसेज डिफ़ाइन की हुई हैं और इसकी जो सर्विसेज हैं, तमाम सर्विसेज का डिज़ाइन ओवरऑल सेम है। कैसे सेम है कि इनकी जो सर्विसेज यूआई यूएक्स की सर्विस है, आइकन इलस्ट्रेशन, ब्रांडिंग, डेवलपमेंट, इन तब सबके अगर फ़ॉन्ट्स देखें सेम है, सब बोल्ड हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ सेम है, ठीक है।
उसके बाद उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उस सब का कलर सेम है, साइज सेम है, फॉन्ट सेम है, ठीक है। और सबके साथ उन्होंने आइकन दिए हुए सर्कल में। तो ये ओवरऑल आपके पास सेम स्टाइल के अंदर चीज़ें आ रही हैं क्योंकि आपस में रिलेटेड हैं। तो प्रॉक्सिमिटी हमें सिर्फ इतना बताती है कि जो चीज़ आपके पास सेम फैमिली से ताल्लुक़ रखती है उस सब को हम लोगों ने सेम स्टाइल देना है, ताकि पता चल रहा हो कि इनका आपस में रिलेशन है, ये चीज़ें एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने अप्लाई की थी बिजनेस कार्ड में। कोई बता सकता है कि बिजनेस कार्ड में हमने प्रॉक्सिमिटी कहाँ यूज़ की थी? थोड़ा सोचें, बिजनेस कार्ड को रिमाइंड करें और मुझे बताएं कि हम लोगों ने प्रॉक्सिमिटी कहाँ यूज़ की थी। अगर आप अपने बेशक थोड़ा सा बिजनेस कार्ड को रिमाइंड करें, अगर बिजनेस कार्ड ओपन करके देख लें तो उसको देखें वहाँ पे हमने कहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अप्लाई की है। फ्रंट एंड बैक साइड एड्रेसेस में, ठीक है। अब्दुल रहीम का सही आंसर है कि जहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस वगैरह दिए थे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ईमेल वगैरह, वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉक्सिमिटी यूज़ की, यानी कि सबको एक तरह के आइकन स्टाइल दिए, वाइट कलर में आइकन यूज़ किए सेम साइज़ में, और सबका जो टेक्स्ट था उसका सेम फॉन्ट और सेम फॉन्ट साइज़ था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने जब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं वो सारी प्रॉक्सिमिटी अप्लाई हुई है उसके ऊपर। सो इस तरह से हम लोगों ने बिजनेस कार्ड के अंदर प्रॉक्सिमिटी अप्लाई की। एक और एग्जांपल देखें, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं ये वाली, ये सारी आपस में रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से उसने सेम स्टाइल दिया हुआ है, उन सबको अलाइन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें फीचर प्रोडक्ट्स में, तो उसकी उन्होंने साथ एक इमेज दिया हुआ है, प्राइस सेम स्टाइल के अंदर है, प्रोडक्ट का नाम सेम स्टाइल के अंदर है, प्रोडक्ट का इमेज का साइज सेम है, जिससे हमें पता चल रहा है कि फीचर प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर स्पेशल्स जो हैं उनकी, उसका स्टाइल डिफरेंट है क्योंकि पता चल रहा है कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। अगर वो यही स्टाइल यहाँ पे भी दे देते तो हमें लगता है कि ये वाली चेयर और ये वाली तमाम चेयर्स आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है इन पूरे ग्रुप प्रोडक्ट्स को दूसरी प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट बनाने में और आपस में सेम रखने में, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी आपकी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ आप टेक्स्ट में देखते हो कि ये जो इसने तमाम बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं या जो भी डिटेल दी हुई है वो सेम रिलेशन, एक रिलेशन में, ये सेम फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर हम उसका सेम स्टाइल रखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने दिखाई हुई हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो इमेज है उसका साइज़ सेम है, नीचे जो नाम दिया हुआ है वो नाम सेम है, उसके अलावा जो उनकी प्राइस है उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेम है, फ़ॉन्ट सेम है, ताकि पता चल रहा है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सारी आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद उसने लिखा है वाई चूज़ अस, यानी कि व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, और सेम उसी तरह से ये तमाम स्टाइल्स सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये की जाती है कि हमारे पास जो चीज़ें सेम चीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं हम उन सबको सेम स्टाइल या सेम साइज़ दें, ठीक है। ओके, सर थोड़ी वीडियो आपकी स्टक हो रही है, मैं देख लेता हूँ अगर स्टक हो रही है, आप अपना ब्राउज़र भी एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है एक मोबाइल एप्लीकेशन की, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने जो लोकेशंस क्रिएट की हुई हैं उन तमाम लोकेशंस का जो इमेज है वो सारा राउंड है और साथ में टेक्स्ट दिया हुआ है, साथ प्राइसिंग आ रही है वो भी उसी तरह से है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों के पास जो भी चीज़ सेम फैमिली से ताल्लुक़ रखती है वो सेम स्टाइल में आएगी। सेम यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट देखें यहाँ पे, तो उनका इमेज का स्टाइल सेम है, उनका नाम सेम है। तो हम लोगों ने जब भी क्लाइंट से टेक्स्ट लेना है उसको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर सेम फैमिली में आएंगी या सेम रिलेशन में हैं, और फिर उनको हम लोग एक ही स्टाइल देंगे, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक ही डिज़ाइन में दो डिफरेंट जगह प्रॉक्सिमिटी यूज़ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, जैसे यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है और एक यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये चीज़ें डिफरेंट है, ये उनकी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रॉक्सिमिटी यूज़ हो रही है और यहाँ भी प्रॉक्सिमिटी यूज़ हो रही है, ठीक है।
ओके, मेरा नेट भी मर मर के चल रहा है, मैं आपके इंटरनेट का तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन दुआ कर सकता हूँ कि वो ठीक हो जाए। ओके जी, उसके बाद अलाइनमेंट है। इसको हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत ज़िक्र हुआ है अलाइनमेंट का, हमने कुछ अलाइनमेंट के ओवरऑल तरीके भी देखे हैं। लेकिन नॉर्मली 3 किस्म की अलाइनमेंट यूज़ हो रही होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट, ठीक है। कौन सी अलाइनमेंट कहाँ यूज़ होती है इसका, वैसे अभी हमने ज़िक्र किया था कि कंटेंट अगर कम हो तो हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, कंटेंट अगर ज़्यादा हो तो लेफ़्ट अलाइन कर लें। लेकिन राइट अलाइनमेंट जो है वो बहुत रेयर यूज़ होती है, यानी कि 10% ऑफ द टाइम जो है आपकी राइट साइड की अलाइनमेंट यूज़ होती है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है, इसलिए लेफ़्ट अलाइनमेंट ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। और अगर कंटेंट कम हो तो सेंटर अलाइनमेंट यूज़ होती है, ठीक है। इस अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एग्जांपल देख लो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स की, और इसमें अगर हम अलाइनमेंट देखें तो बहुत खूबसूरत अलाइनमेंट है, इसके अंदर तमाम चीज़ें आपस में अलाइंड हैं। हम अगर इसमें लाइन ड्रॉ करें तो ये देखें, टॉप से बॉटम तक, लोगो से और लास्ट वाले बटन तक हर चीज़ आपस में अलाइंड है, ठीक है। हर चीज़ का आपस में रिलेशन है, हर चीज़ अलाइंड हो रही है, स्पेसिंग सेम है सब जगह पे। और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ भी बॉटम तक तमाम चीज़ें आपस में अलाइंड हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो ये एक उसने बॉक्स क्रिएट किया, इस बॉक्स के अंदर भी इस इमेज के साथ बॉटम तक हर चीज़ अलाइंड आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिंग देखें तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर और नीचे स्पेसिंग सेम है। ये होती है आपकी अलाइनमेंट और डिटेलिंग। और डिटेल में अगर आप देखो तो यहाँ पे इसकी ये जो लाइन ख़त्म हो रही है, इसके नीचे इसने बटन क्रिएट किया हुआ है, इसकी स्पेसिंग, ठीक है, और सेम इसकी स्पेसिंग, दोनों सेम है। ये डिटेलिंग होती है जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर ये तो सिंपल टेक्स्ट और इमेज लिखे हुए हैं, लेकिन ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? वो अच्छे इसलिए लग रहे होते हैं क्योंकि इनकी आपस की अलाइनमेंट अच्छी है, हर चीज़ आपस में सेम अलाइनमेंट के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने लाइंस और टेक्स्ट लिखा हुआ है और हर चीज़ में यहाँ पे स्पेसिंग सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ अच्छी लग रही होती है। सो अब से आपने जब भी कोई चीज़ क्रिएट करनी है उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ जो है उसका किसी ना किसी के साथ रिलेशन होगा ताकि वो स्पेसिंग सेम रखी जा सके, ठीक है। तो आपने जब भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, इवन कि ये देखें इसमें फ़ोन, ईमेल और पासवर्ड जो लिखा हुआ है, इनका भी आपस में स्पेसिंग सेम है, ठीक है। ये स्पेस और ये स्पेस और ये स्पेस तीनों सेम है, तो हम लोगों ने भी इसी तरह अपनी चीज़ें अलाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, सर बैलेंस होना लाजमी है या बैलेंस के बिना भी पता नहीं क्या है डिज़ाइन, बैलेंस के बगैर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, बैलेंस होना ज़रूरी है डिज़ाइन में, ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट भी कम है, एज सच कंटेंट कम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, लेकिन उसने अरेंज इस तरह किया हुआ है कि जिसकी वजह से कम कम फील आ रही है, ठीक है। कंटेंट ये कम नहीं है, अच्छा खासा कंटेंट है एक पेज के लिए। अच्छा जी, सर नुमेरिक्स की अलाइनमेंट कौन सी होगी, विच नुमेरिक्स? आप इसकी बात करें, यहाँ पे डिज़ाइन की बात करें, या वैसे कोई नुमेरिक्स हैं? अगर टेक्स्ट में आप नंबर वगैरह लिख रहे होते हैं तो वो नॉर्मली लेफ्ट अलाइन ही होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस पिक्चर में राइट यूज़ हो रही है, अच्छा ये यहाँ पे जो नंबर दिए हुए नॉर्मली ये राइट अलाइंड ही होते हैं, यानी कि एक तरह का टेबल क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग हो रही है यहाँ पे ये राइट अलाइंड ही होगी, ठीक है। अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे राइट अलाइंड होगी, लेकिन अगर यहाँ से यूज़ होगी, जैसे यहाँ पे डेट्स यूज़ हो रही हैं, तो ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइंड है। ये क्योंकि उसने अरेंज की हुई है राइट साइड से, ठीक है। जो आपके फाइनेंस में टेबल्स क्रिएट होते हैं नॉर्मली, उनमें जो नंबर होते हैं उसकी राइट साइड से अलाइनमेंट हो रही होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और ओवरऑल डिज़ाइन है, इसको अगर हम देखें तो ये सेंटर अलाइंड है, तमाम चीज़ें जो है वो सेंटर से अलाइन हो रही हैं, 100 सेंटर में अलाइन किया हुआ रीजन, ये सारा कुछ जो है वो सेंटर से अलाइन है, ठीक है। तो कोशिश ये की जाती है कि या तो लेफ्ट अलाइनमेंट रखी जाए या सेंटर अलाइनमेंट रखी जाए, ठीक है। अच्छा, कैन वी यूज डिस्टेंस, कैन वी यू मेजर डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स विदाउट रूलर इन इलस्ट्रेटर? हम्म, इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आप रूलर के बगैर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो एक तो मेथड ये है कि आप दो गाइड्स क्रिएट करके उन दोनों गाइड्स को उठा उठा के चेक करते रहो कि यहाँ पे साइज़ सेम है, यहाँ पे साइज़ सेम है, तो उस तरह से आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, गाइड्स के साथ। दूसरा ये कि अपनी उंगली रख के मेजर कर लें कि मेरी उंगली इसमें पूरी आ रही है इस गैप के अंदर, दूसरे में रख के देखें अच्छा यहाँ पूरी आ रही है नहीं आ रही, तो ये एक ओवरऑल मेथड है। अब आपको जो भी ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा सर, इस डिज़ाइन में तो बैलेंस नहीं है मैकडॉनल्ड। ये आपका एक वेबसाइट का डिज़ाइन है, ठीक है? इसमें मल्टीपल कंटेंट आ रहा है। तो एज़ सच मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर चीज़ हर डिज़ाइन के अंदर अप्लाई होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर ऐसे बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट का डिज़ाइन है और ये एक प्रोसेसिंग पेज है। सो इसमें उस तरह का डिज़ाइन नहीं आएगा। जो बैलेंस वगैरह नॉर्मली आ रहा था वो सिंगल आर्टबोर्ड के ऊपर आता है, जहाँ पे आप कोई बैनर क्रिएट कर रहे हो, जहाँ कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? एक तरह का एसिमेट्रिकल बैलेंस इसमें मौजूद है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें एक छोटा सा कंटेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है और बाकी सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है? लेकिन उस तरह का जो बैलेंस हमने अभी पढ़ा है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बैलेंस, वो आपके सिंगल आर्टबोर्ड चीज़ों के ऊपर होता है और वो वहीं पे यूज़ होगा। इस तरह से वेबसाइट्स के ऊपर पूरे जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और लेंथी आर्टबोर्ड्स होते हैं, उन पे हम लोग जो बैलेंस है वो नहीं ऐड कर रहे होते, या आपके लोगों में बैलेंस नहीं ऐड हो रहा होता, ठीक है? जैसे लोगो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें भी एज सच सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बैलेंस वगैरह का तस्करा कहीं नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है? इसमें अगर हम अलाइनमेंट देखें तो पहली जो हमें नज़र आती है अलाइनमेंट, ये यहाँ से टॉप से बॉटम तक इस तरह से आ रही है, ठीक है? इसमें अगर मैं क्रिएट करूँ लाइन, तो ये देखें टॉप से बॉटम तक बिल्कुल फुटर जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक आपके पास अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है? और अगर और हम देखें तो हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट बिखरा बिखरा लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये जो अलाइनमेंट आ रही है, ये जहाँ पे ये टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये नीचे वाले इस कॉलम के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरह से उसने अलाइनमेंट की हुई है और सेम उसी तरह से यहाँ पे जहाँ उसका टेक्स्ट खत्म हो रहा है, इस वाले टेक्स्ट के साथ उसको अलाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ें उसने ऐसी नहीं रखी हुई, ये भी सारी की सारी आपस में अलाइंड है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिपीटिशन है। रिपीटिशन बहुत सिंपल है, ठीक है? कि एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। डिज़ाइन में रिपीटिशन दो किस्म से आ रही होती है, दो टाइप से आ रही होती है। तो वो दोनों टाइप्स देखेंगे कि रिपीटिशन डिज़ाइन में किस किस किस्म की होती है। एक रेपिटेशन आपके पास आती है ब्रांडिंग में। हमने इसका पहले भी जिक्र किया था कि आप अपने लोगोस को, अपने कलर्स को, अपने फॉन्ट को बार बार रिपीट करते हो डिफरेंट जगह पे, ताकि एक आपके यूज़र को उसकी आदत हो जाए, ठीक है? और सेकेंडली जो भी चीज़ आपसे ताल्लुक़ रखती है, आपकी कंपनी से ताल्लुक़ रखती है, वो डिफ़ाइन करे कि ये प्रोडक्ट हम ऑन करते हैं, ये इवन के लेटर हेड जो हमने क्रिएट किया है ये हम ऑन करते हैं, ये हमारा है, ठीक है? तो इसलिए हम चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कोका कोला है फॉर एग्जांपल, वो अपनी तमाम कैंपेन्स के अंदर एक ही रेड कलर बार बार यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात उनको लोगो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कलर बता देता है कि ये जो ऐड है ये कोका कोला का ऐड है, ठीक है? तो हम लोग ओवरऑल स्टेशनरी डिज़ाइन के अंदर या वेबसाइट डिज़ाइन में हर जगह बार बार अपना एक ही कलर, एक ही फ़ॉन्ट, एक ही लोगो यूज़ करते हैं, ताकि उसकी रेपिटेशन से वो चीज़ सबको याद हो जाए, ठीक है? एक रेपिटेशन का पर्पज़ ये है और ये बहुत लार्ज स्केल पे हो सकता है। आप बिलबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पे भी यूज़ होगा। मोबाइल ऐप क्रिएट कर रहे हो, बुक के कवर क्रिएट कर रहे हो, इवन के शॉपिंग बैग क्रिएट कर रहे हैं, हर जगह पे आप वही सेम कलर, वही सेम फ़ॉन्ट, वही सेम लोगो यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि एक फ़ील आ जाए कि ये चीज़ इस ब्रांड से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है? एक तो तरीका ये हो गया रेपिटेशन का। उसके अलावा रेपिटेशन जो यूज़ होती है, वो एम्फसाइज़ करने के लिए, किसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करने के लिए क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये कॉन्सर्ट का पोस्टर है, तो उसके अंदर उन्होंने ईयर्स क्रिएट किए हुए हैं, लोगों के कान क्रिएट किए हुए हैं कि आप लोग, क्योंकि कॉन्सर्ट में नॉर्मली लोग कान ही इस्तेमाल करते हैं गाने सुनने के लिए, तो उसके ऊपर एम्फसाइज़ करने के लिए उन्होंने डिफरेंट यहाँ पे ईयर्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? तो एक जो मेन चीज़ है, जो देखने वाली है, वो ये है कि बार-बार चीज़ को रिपीट करके उसको एम्फसाइज़ किया हुआ है, ठीक है? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस तरह का पोस्टर क्रिएट नहीं कर सकता देख के? अगर आपके पास इमेजेस हों, आप ये देख के चीज़ क्रिएट कर सकते हो या नहीं? ये चीज़ अच्छी क्यों है? इसके अंदर अलाइनमेंट हुई हुई है, अगर आप देखो तो ये जो गैप्स हैं इसके दरमियान में, ये सारे गैप्स जो हैं ये सेम है, ठीक है? जिसकी वजह से एक ओवरऑल जो चीज़ है वो अलाइंड है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन इधर तक टेक्स्ट के साथ अलाइंड आ रही है और सेम ये नीचे वाली जो लाइन है इस टेक्स्ट के साथ अलाइंड आ रही है, ठीक है? तो ये अलाइनमेंट वगैरह के साथ यहाँ से चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं। ओके, सर वो तो इतना यूज़ करते हैं कि उस रेड का नेम ही कोक रेड रख दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने वो कलर ऑन किया हुआ है और वो कलर उन्हीं की प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है? ओके, उसके अलावा एक ये मूवी का पोस्टर है जिसके अंदर कैरेक्टर्स के जो ओवरऑल इमेजेस हैं उनको बार-बार रिपीट किया गया है, ठीक है?
एक एम्फेसाइज क्रिएट करने के लिए, एक फोकस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम रेपिटेशन भी यूज़ करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, चीज़ को बार बार दिखाते हैं ताकि उसके ऊपर फोकस क्रिएट हो और एक सस्पेंस क्रिएट हो कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। तो ये मेन चीज़ सीखने वाली है। आई एम श्योर कि आप लोग ये वाला पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज को बार बार क्रिएट करके उसको क्रॉप किया हुआ सिंपल, और इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो मेन जो चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि हमने यहाँ से चीज़ें सीखनी है, ठीक है, कि हम इस तरह से रेपिटेशन क्रिएट करके चीज़ों को अलाइन करके चीज़ों के ऊपर फोकस क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम इंस्पायरेशन लेंगे और फिर अपनी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। ओके, सर इसको अलाइन करना टफ लग रहा, टफ तो है लेकिन अलाइन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ें आपस में अलाइंड हैं, ये अलाइन हो जाएंगी, और ये बॉटम तक यहाँ तक चीज़ अलाइन है, इस सब को आप लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो। सेम फिर ये दोनों आपस में अलाइन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक गाइड क्रिएट कर सकते हो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और वही दो गाइड उठा के फिर यहाँ पे ले आओ ताकि ये दोनों चीज़ें सेम हो, फिर ये दोनों सेम हो, तो वो दो गाइड्स यूज़ करते हुए आप चीज़ों को आपस में अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंट्रास्ट है। कोई बता सकता है कंट्रास्ट कैसे डिफाइन करते हैं? किसी को कहना हो कि कंट्रास्ट क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे कंट्रास्ट क्या होता है? थोड़ा सोचें इस बारे में, मुझे बताएं कंट्रास्ट कैसे डिफाइन करेंगे। ओके जी, दो कलर के ऑपोजिट यूज़, लाइट कम या ज़्यादा करना, ठीक है जी। कम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, कलर मैचिंग। ये वैसे मज़े की बात है। मैं जब भी ये सवाल करता हूँ ना कंट्रास्ट क्या होता है, लड़के जितने होते हैं वो सारे ये कह रहे होते हैं कि कलर मैचिंग को कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक हो गया। एक ऑब्जेक्ट से टोटल डिफरेंट इमेज या कलर को लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कलर विच इज हाईलाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड ब्राइट कलर्स कम्बिनेशन, मिक्सचर एंड कम्बिनेशन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रास्ट का मेन जो मकसद है या मेन जो ओवरऑल वर्ड यूज़ होता है ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें आपस में अच्छी लग रही होती हैं वो दोनों अपोजिट हैं लेकिन वो साथ में अच्छी लगती हैं, इसलिए उनका कंट्रास्ट अच्छा लग रहा होता है, यानी कि हम अच्छे कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें डिज़ाइन, तो आप लोगों में से अक्सर बच्चे जो स्टार्ट में डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं वो लाइट कलर के ऊपर लाइट फॉन्ट यूज़ कर देते हैं, डार्क कलर के ऊपर डार्क फॉन्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ पढ़ी नहीं जाती। सो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हम कंट्रास्ट इस तरह का क्रिएट करें कि जो डार्क कलर है उस पर लाइट फॉन्ट यूज़ करें, लाइट ग्राफिक यूज़ करें, और लाइट कलर के ऊपर यानी कि लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क फॉन्ट यूज़ करें, डार्क कलर यूज़ करें, ठीक है। सो ये चीज़ आज मैं पहली और आखिरी दफ़ा बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी डार्क बैकग्राउंड यूज़ करना है उस पर लाइट फॉन्ट, लाइट ग्राफिक्स यूज़ करने हैं ताकि वो विजिबल हों, ठीक है। ये एक मैडमैन का पोस्टर है। मैडमैन का ओवरऑल जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर कंट्रास्ट लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने तीन कलर यूज़ किए हैं, ब्लैक, रेड और वाइट, और इसी के साथ उन्होंने ओवरऑल एक कंपोजिशन क्रिएट की है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो शर्ट है यहाँ पे, ये शर्ट एक्चुअल में क्रिएट नहीं की गई, ये नेगेटिव स्पेस के अंदर, यानी कि बैकग्राउंड पूरा वाइट है और शर्ट भी वाइट है और ये नेगेटिव स्पेस के अंदर जा रही है। सेम फॉर द सॉक्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका जो शू है वो हवा में बिल्कुल, लेकिन अगर हमें फील आ रही है कि वो उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। और सेम फॉर हर लेग कि यहाँ पे भी उसके साथ कंप्लीट नहीं है लेकिन वो नेगेटिव स्पेस के अंदर क्रिएट हुई हुई है। जो सवाल मैं अक्सर करता हूँ कि कोई बता सकता है कि इस ट्राइंगल का क्या पर्पज़ है, ठीक है। जो शेडो क्रिएट किया गया है सोफ़ा का, इस ट्राइंगल का कोई ख़ास पर्पज़ है या इसका कोई पर्पज़ नहीं है, वैसे ही क्रिएट हुआ हुआ है? थोड़ा सा सोचें कि इस ट्राइंगल को इतनी लेंथ देने का मेन पर्पज़ क्या था? इस पूरे ग्राफिक के साथ कोई रिलेशन है इसका, या क्या ओवरऑल इसका इशू क्या है?
फ्लोर शो कर रही हैं, ठीक है। सर मुझे तो लगा था कारपेट है। ओके, पिक्चर को लुक देने के लिए। अच्छा अच्छा, वो एक बच्चे ने फ्लोर कह दिया, सब फ्लोर कह रहे हैं। एग्जैक्टली, राफे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। टू गिव आइडिया ऑफ इमेज बाउंड्री, ताकि हमें पता चले कि ये इमेज ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। अगर आप इमेजिन करो कि ये ट्राइंगल यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल मौजूद नहीं है तो हमें बैलेंस नहीं रहेगा, ओवरऑल इमेज बैलेंस नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाली जो साइड है वाइट वाली, ये ख़त्म कहाँ हो रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि ये ट्राइंगल यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये ओवरऑल जो आपके पास एरिया बचेगा सारा वाइट हो जाएगा इस साइड से, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री क्रिएट नहीं होगी और आपका पूरा जो डिज़ाइन है वो बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए ये ट्राइंगल यहाँ तक लाया गया है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से है उतने ही डिस्टेंस पे ट्राइंगल ख़त्म किया गया, ताकि पता चले कि ये इमेज पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है। इस तरह से आपका ओवरऑल एक बाउंड्री क्रिएट होती है। मोहम्मद अनवर कह रहे हैं कि नहीं समझ आ रही सर। देखें, आपका जो ये वाला ट्राइंगल है, ये यहाँ पे सिंपल सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया, यहाँ पे एंड किया गया, ताकि आपका ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो सकें और पता चले कि ये सेंटर से इस साइड भी उतना ही स्पेस है और इस साइड भी उतनी ही स्पेस है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सेम स्पेस है, ठीक है, ये लुक एंड फील देने के लिए। ओके सर, ऊपर वाली साइड भी तो वाइट है। देखें, यहाँ पे उसने यहाँ नीचे वाइट दिया हुआ है और बाकी सारा ब्लैक है, और यहाँ पे ऊपर सारा वाइट दिया हुआ है और नीचे यहाँ ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट का इन्होंने कम्बिनेशन क्रिएट किया हुआ है। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। वो शो करना चाहते रहे हैं कि एक रग मौजूद है, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल एक तरह से बाउंड्री क्रिएट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ट्राइंगल ऐड किया। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है डिज़ाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और कंट्रास्ट है, ठीक है। हम हर दफ़ा ये नहीं है कि डार्क बैकग्राउंड या डार्क ओवरले के ऊपर हम लोग वाइट कलर ही यूज़ करेंगे, हम ब्राइट कलर्स भी इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और डिज़ाइन है, इसके अंदर उसने 7 कलर कोड्स दिए हुए हैं। कौन कौन से कलर कोड मैंने यूज़ किए हुए हैं? डार्क बैकग्राउंड है, उसके ऊपर वाइट कलर है, साथ में ग्रीन जो ब्राइट ग्रीन है वो यूज़ हुआ हुआ है बटन के अंदर भी और टेक्स्ट के अंदर भी, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल दी हुई है आपको अच्छे कलर कम्बिनेशंस की, अच्छे कलर कंट्रास्ट की। तो अब आइंदा से ये ना हो कि आप लोग ब्लैक कलर के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट लिख के कहीं सर मुझे तो नज़र आ रहा है, वो आपको नज़र आ रहा होता है क्योंकि आपके लैपटॉप की स्क्रीन बहुत ब्राइट होती है, लेकिन जब क्लाइंट अपने पास ओपन करता है तो उसको फिर वो ब्लैक कलर नज़र नहीं आता। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने टेक्स्ट लिख लिया है ब्लैक कलर में, आप उसको वाइट में भी ट्राई करो कि अच्छा उसमें ज़्यादा विजिबल होता है या इस तरह से ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंस है। कोई बता सकता है डोमिनेंस का मतलब क्या होता है उर्दू में? अगर डोमिनेंस हम डिफ़ाइन करना चाहें, कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा जी, सर आवाज़ कम हो गई है आपकी। अगर आप हैंड फ्री यूज़ करें तो आवाज़ पूरी आनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़। मेरे पास तो ठीक आ रही है। मैं सारा स्ट्रीमिंग लाइव रन कर रहा होता हूँ और अपनी आवाज़ सुन रहा होता हूँ, चेक करने के लिए कि आप लोगों की आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। ओके जी, डोमिनेंस क्या होता है? किस चीज़ को कहते हैं डोमिनेंस? उर्दू में कैसे डिफ़ाइन करेंगे डोमिनेंस? वाज़े होना, ओके। प्रायोरिटी, गालिब होना, ठीक है, हावी होना। आइसक्रीम वाला आता रहेगा, मैंने आप लोगों को आइसक्रीम नहीं खिलानी है, बेफिक्र है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है। ट्रेट इम्पॉर्टेंट होना, ठीक है। चीज़ का असर होना, किसी चीज़ पे भारी होना, मध्यम या लाइट, ठीक है। टू मोर इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फ्रॉम अदर, ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, डिज़ाइन में डोमिनेंस क्या होती है और किस चीज़ की डोमिनेंस होती है उसको हम देखते हैं। डिज़ाइन में डोमिनेंस का मतलब ये है कि ये जो कंटेंट है वो कंटेंट वीडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ये जो चीज़ है ये बाकियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एग्जांपल के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो रेड कलर का सर्कल है ये बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसमें कोई चीज़ है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो मैरून कलर के बॉक्सेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन सर्कल से कम इम्पॉर्टेंट है। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्रे बॉक्सेस है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उभर के नहीं आ रहे। और ये चीज़ हमें कैसे क्रिएट करनी होती है डिज़ाइन में, और क्या पर्पज़ होता है डिज़ाइन में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पोस्टर देखें जिस पे लिखा हुआ है SEO, ठीक है, पहली चीज़ बड़ी करके दिखाई हुई है कि ये जो पोस्टर है ये SEO से रेलिवेंट है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रेलिवेंट है। तो अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है तो फिर आप बाकी कंटेंट पढ़ोगे, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाकी कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए पोस्टर्स के अंदर बड़ी बड़ी हेडिंग्स दी जाती हैं, बिल बोर्ड्स पे बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगाई जाती हैं, या किसी सेलिब्रिटी का बड़ा सारा इमेज लगाया जाता है डोमिनेट करके, ताकि आपका ध्यान उस तरफ जाए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस कंटेंट के अंदर तो फिर आप बाकी टेक्स्ट पढ़ोगे। और यही डोमिनेंस का पर्पज़ होता है डिज़ाइन में, कि हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, इम्पोर्टेंस शो कर रहे होते हैं कंटेंट की, टेक्स्ट की, कि ये जो पूरा डिज़ाइन है ये इस चीज़ के बारे में है, ये चीज़ जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है इस पूरे टेक्स्ट को, इस पूरे कंटेंट को, ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोग ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हेडिंग की है, कि उसने हेडिंग बड़ी करके दिखाई हुई है और साथ में फिर बाकी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये देखें तो बॉटम पे बिल्कुल उसने यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, और ये जो ओवरऑल डोमिनेंट चीज़ है वो उसकी हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग अगर आपने पढ़ी, बाकी चीज़ पढ़ी, तो पोस्टर पढ़ने के लिए आएंगे और फिर ये बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेंगे। इस डिज़ाइन को अगर हम देखें तो इसमें उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की हुई और यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग दी हुई, ब्लैक फ्राइडे से रेलिवेंट। नाम पढ़ के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सेल की बात हो रही है, और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अप टू 75% ऑफ है, और बाकी ये उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग अगर किसी बैंक का डॉक्यूमेंट देखते हैं तो बैंक में जितनी चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती हैं वो उन्होंने बड़ी बड़ी करके दिखाई होती हैं, और जो बैंक के फ़ायदे की होती हैं वो हमेशा छोटी करके कॉर्नर पे लिखी होती हैं, ताकि कहीं हम वो पढ़ ना लें। उसमें लिखा होता है कि 20% आपकी कटिंग होगी इसके ऊपर, 2 महीने से पहले आप क्रेडिट नहीं ले सकते, इस तरह की टेक्स्ट में चीज़ें लिखी होती हैं। हालांकि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं हमें पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बैंक का फ़ायदा है उसमें, तो वो चीज़ें उन्होंने छोटी सी एंड पे दी होती हैं। सेम इसी तरह से आपके जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो भी यही कर रही होती हैं, आपके एड्स के अंदर वो चीज़ शो तो कर रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल बॉटम पे छोटी सी लिखी आ रही होती है, ताकि कल को कोर्ट में कोई ये ना कह सके कि हमें ये चीज़ बताई नहीं थी, तो वो कह सकते हैं कि हमने ये ऐड में दिखाई थी लेकिन आपने पढ़ी नहीं। तो इस तरह से डोमिनेंट चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो डिज़ाइन में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने, कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इमेज भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसका हमेशा साइज़ बड़ा रखेंगे, उसको स्पेस ज़्यादा देंगे, उसकी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसको ब्राइट कलर देंगे ताकि वो चीज़ विजिबल हो, ठीक है। जो कल हम लोगों ने वैल्यू, स्पेस, साइज़ पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये एक कोविड का सिंपल पोस्टर क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर उन्होंने एक इमेज बड़ा सारा दिखाया हुआ है, मास्क पहना हुआ एक बंदे ने, और एक फील देने के लिए कि ये चीज़ डोमिनेंट है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम देखें, इसमें कोई चीज़ हो, अगर आपको लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं जानता कि ये पोस्टर कैसे क्रिएट होगा, सिंपल A4 साइज़ है, आप में से अगर चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आज फॉर प्रैक्टिस आप ये क्रिएट कर सकते हो। ये बीबस फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे, नीचे मॉन्ट सेरेट फॉन्ट है, ठीक है। ये दोनों फॉन्ट मैंने आपको डाउनलोड करवाए हुए हैं। इस पूरे पोस्टर में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते, और कौन कौन आज ये पोस्टर बनाएगा। इमेज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज आप मास्क वाला कहीं से भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, कमेंट करते जाएं जो जो बनाएंगे, ताकि मैं वेट करूं आप लोगों के डिज़ाइन का। आप चाहें तो इनबॉक्स कर दें, चाहें तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। आप लोगों के ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन होती क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे आज हम। प्रपोर्शन जो वर्ड है वो नॉर्मली, या जो प्रपोर्शन का प्रिंसिपल है वो आया फोटोग्राफी से, ठीक है। फोटोग्राफी से ये चीज़ आई है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर।
प्रपोर्शन का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने इन्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों को दिखाना है, ठीक है, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ों को दिखाना है, तो आप लोग ग्रिड के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक साइड पे रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक साइड पे रखेंगे, और बाकी जो आपके पास बैकग्राउंड है वो एक साइड पे आएगा, इन्वायरमेंट जो है एक साइड पे आएगा। अभी जस्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोटोग्राफी के ओवरऑल रूल में, ठीक है। फोटोग्राफी ये कहती है कि जब आपने अपना ऑब्जेक्ट और अपनी इन्वायरमेंट दिखानी है तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक तरफ रखना है, ठीक है, और अपनी इन्वायरमेंट को एक तरफ रखना है। यानी कि दो पॉइंट्स आपके, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये है, यानी कि चार पॉइंट्स हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है दो पॉइंट्स आप उसको देंगे, ठीक है, और जो आपके इन्वायरमेंट है दो पॉइंट्स आप उसको देंगे, ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स के अंदर आपकी इन्वायरमेंट कवर होनी चाहिए। सो इसलिए हम लोग ओवरऑल इस तरह से फोटोग्राफी के अंदर पिक्चर ले रहे होते हैं। अगर एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी सेम हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको भी दिखाना है कि ये साइकिलिंग कर रहा है, लेकिन कहाँ पे कर रहा है, इन्वायरमेंट क्या है, कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ दिखाने के लिए हम लोगों ने दो पॉइंट्स जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट को दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक तरह फोटोग्राफी के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। डिज़ाइन पे जाने से पहले मैं आपके कमेंट देख लूँ सर, जो ब्लैक फ्राइडे वाला था उसमें वाइट स्टॉक्स अप एंड बॉटम पर ऊपर थे और साइड पर रेक्टेंगल के पीछे थे, वो कैसे करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। ये जो ओवरऑल आपके ब्रशेस से स्टाइल बना हुआ है, ये चीज़ अगर आपके पास है, आप ब्रश से ये चीज़ क्रिएट कर लेते हो, तो ये जो आगे पीछे किया हुआ ये बहुत आसान चीज़ है। कैसे की हुई उसने, एक सिंपल यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है, उसके ऊपर उसने वाइट कलर का सारा कुछ रख दिया। अब जो चीज़ बैक पे है वो रेक्टेंगल यहाँ पे उसने दोबारा ऊपर क्रिएट किया उसके, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल जहाँ पे आपका कट हो रहा है ये यहाँ पे उसने ऊपर एक दोबारा क्रिएट किया हुआ, ये नहीं किया हुआ कि इसको कट करके इसके पीछे ले गया है, ये सिंपल उसने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, ऊपर वाइट कलर का ये ब्रश फेरा, और जहाँ जहाँ वो ऊपर शो करना चाहता है उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल उसने इस तरह से क्रिएट किया हुआ है। इस तरह का एक डिज़ाइन हम लोग आगे चल के क्रिएट करेंगे भी, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने इस तरह की फील देनी कैसे, कि बैक पे और फ्रंट पे चीज़ आ रही हो तो इस तरह से उसके ऊपर एक और चीज़ क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है। ये नहीं है कि इसके बैक पे कट करेंगे, आप एक और रेक्टेंगल इसके ऊपर क्रिएट कर दोगे और बिल्कुल अलाइंड होगा बैक वाले रेक्टेंगल के साथ। ओके ठीक है, तो ये फोटोग्राफी के अंदर हम लोग इस तरह से पॉइंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम ये एक मूवी है, ठीक है, इसका सेवन नाम है, ठीक है, सेवन नाम है इस मूवी का, और इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रोपोर्शन को यूज़ किया गया है कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को दिखाया यहाँ पे, ठीक है, मॉर्गन फ्रीमैन नाम है इसका, और इसके अंदर दो पॉइंट्स दिए और दिखाया कि अच्छा ये अपनी कोई एविडेंस वगैरह दिखा रहा है और सारा एक बात कर रहा है, और ये दिखाने के लिए कि ये कहाँ खड़ा हुआ है, क्या इन्वायरमेंट है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने बाद में यहाँ पे सारा जो है इन्वायरमेंट रखा हुआ है। उसी के अंदर उसका जो सेकेंडरी करेक्टर है वो नज़र आ रहा है, बाकी पीछे लोग काम कर रहे हैं। तो एक फ़िल्म के अंदर, ये फोटोग्राफी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, और उसका पर्पज़ ये है कि इम्पैक्ट क्रिएट हो, कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखा और बाद में उसके पीछे बैक पे सारा इन्वायरमेंट है। अगर वो चाहते तो वो इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर में रखते, लेकिन अगर वो सेंटर में आ जाता तो हमारा सारा जो फोकस होता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता और हम बिल्कुल इन्वायरमेंट को मिस कर जाते, ठीक है। तो एक जो ओवरऑल आप इम्पैक्ट क्रिएट करने के इन्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों को दिखाते हो, ये फोटोग्राफी में चीज़ हो रही है। अब ये चीज़ आपकी ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइन में कैसे होती है कि हम लोगों ने आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है, उसको दो पॉइंट्स देने इस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पॉइंट्स के सेंटर में होगा, कोशिश ये होती है कि वो दो पॉइंट्स मीट हो रहे हों, और जो बाकी कंटेंट है वो सारा जो है आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है। अच्छा सर, इज़ दिस रूल ऑफ थर्ड? जी बिल्कुल, इसको रूल ऑफ थर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रपोर्शन को, इस स्टाइल को रूल ऑफ थर्ड भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर आपके पास दो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं और दो पॉइंट्स आपके इसके साथ आ रहे होते हैं। सेम इसी तरह से अगर इस डिज़ाइन में देखें, ये ग्राफिक डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशंस क्रिएट हुई हुई हैं, इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एक तरह से ओवरऑल जो आपका डिज़ाइन है ये एसिमेट्रिकल बैलेंस भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके अंदर उन्होंने प्रोपोर्शन भी यूज़ की हुई है कि इस पूरे इमेज को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए, और साथ में लेफ्ट साइड जो है जहाँ पे बाकी टेक्स्ट इसको रिजेंबल कर रहा है वो सारा जो टेक्स्ट है वो इन दो पॉइंट्स के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जब आपके पास कंटेंट ज़्यादा होता है, आपने एक तरह से प्रोपोर्शन क्रिएट करनी है, तो एक तरफ इमेज को बड़ा करके दिखाना है और दूसरी तरफ आपके पास टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल साइज़ के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल जो मेथड है वो ये है कि आपका एक तरफ जो इमेज है वो बड़ा होगा
और एक तरफ जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल साइज़ में आएगा, जिसकी वजह से आपका पूरा जो डिज़ाइन है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, दो पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स ये हैं जहाँ पे आपकी लाइंस मीट कर रही हैं, ये ठीक है। ये जो ग्रिड क्रिएट हुआ हुआ है, इसकी जो लाइंस मीट कर रही हैं उनको पॉइंट्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे यहाँ पे, ये जहाँ पे लाइंस मीट कर रही हैं वो पॉइंट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट्स मीट करें आपकी इस पूरी इलस्ट्रेशन के ऊपर, और यहाँ के जो दो पॉइंट्स मीट करें ये आपके टेक्स्ट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग ओवरऑल, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप इलस्ट्रेशन छोटी रखते और जस्ट एक पॉइंट के ऊपर आपकी इलस्ट्रेशन आती, तो उसकी वजह से आपका ये ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये बैलेंस्ड ना होता। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट दो पॉइंट्स के अंदर हम ग्रिड क्रिएट करें, दो पॉइंट्स के अंदर हमारी इलस्ट्रेशन मीट कर रही हो। बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल जो तरीका है कि जब आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है तो एक तरफ टेक्स्ट लिख लें, ठीक है, जो बटन्स वगैरह सारे एक तरफ आ जाएंगे, और जो आपका इमेज है वो एक तरफ बड़ा करके दिखा दें आर्टबोर्ड के ऊपर, तो आपका खुद ब खुद प्रमोशन या आपकी प्रोपोर्शन सारी सेट हो जाएगी, और आपका डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल एक बैलेंस्ड हो जाएगा, एसिमेट्रिकल बैलेंस भी हो जाएगा, और साथ साथ उसकी प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, इस तरह की कंपोजिशन में डोमिनेंट ऑब्जेक्ट राइट साइड पे अलाइन किया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें डोमिनेंस भी आ रही है। ठीक है। ये टेक्स्ट डोमिनेंट है, जो टॉप पे आपकी हेडिंग आ रही है, और ये आपका जो इमेज है ये डोमिनेंट है। ठीक है। तो ये इस तरह से भी ओवरऑल डोमिनेंस फिट होती है। इसमें अलाइनमेंट भी है कि सारा कुछ लेफ़्ट अलाइन है, तो काफ़ी कुछ इसमें कवर हो रहा है इस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है। इसके अलावा ये एक डिज़ाइन है, मैंने एक कंपनी के लिए क्रिएट किया था। इसमें मुझे देख के बताएं कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो भी हमने पढ़े हैं, कौन कौन से इसके अंदर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। थोड़े से काउंट करें, अभी तक हमने 7 पढ़े हैं, उसमें से कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इस ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर फॉलो हो रहे हैं, वो सारे आप लिस्ट डाउन करें। मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा सर, जो पोस्टर आपने बनाने के लिए कहा उसमें दरमियान में इरेज़र यूज़ करने के बाद ग्रेडियंट कैसे किया? ग्रेडियंट यानी कि इरेजर उसमें यूज़ नहीं होगा, आपके पास जो बैक पे स्ट्रिप है उसमें ग्रेडियंट यूज़ होगा। मैं उसको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, आप लोग इस डिज़ाइन को देखें, उसके बाद मैं फिर दोबारा पोस्टर पे जाता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा जी, बैलेंस है इसके अंदर, ठीक है, एसिमेट्रिकल बैलेंस है, कंट्रास्ट है, ठीक है, बैकग्राउंड के कलर का और फ्रंट के कलर का, डोमिनेंस है इसमें, ठीक है, ये टेक्स्ट जो है ये डोमिनेंट है बाकियों पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक और यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, अभी तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया। अलाइनमेंट तो है, ठीक है, सोचें सोचें सोचें, अभी तक कोई नहीं पहुंचा उस वाले पे। प्रॉक्सिमिटी किस तरह आ रही है इसमें, कोई बता सकते? प्रॉक्सिमिटी आपने, निदा ने कहा है प्रॉक्सिमिटी है इसके अंदर, कैसे है प्रॉक्सिमिटी? अलाइनमेंट, डोमिनेंस, बैलेंस, ठीक है, ठीक है। एक आप मिस कर रहे हैं सारे। सर ये लिमिट आपने ब्रश से खुद लिखा है, ये फॉन्ट है? ये फॉन्ट है। फॉन्ट की थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने की हुई, एडिटिंग की हुई है उसके अंदर, लेकिन ये फॉन्ट से पहले लिखा था उसके बाद उसको चेंज किया। प्रॉक्सिमिटी कह तो रहे हैं आप लोग, प्रॉक्सिमिटी कैसे यूज़ हो रही है? स्टिल अभी तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया। अच्छा जी, आदिल कह रहे हैं कि जी रिपीट भी हो रहा है इसमें, प्रोपोर्शन आ रही है, ठीक है, प्रोपोर्शन भी है इसके अंदर, रेपिटिशन है, इकरा कह रही है रेपिटिशन है। मुझे जो ये रिपीट या रेपिटिशन कह रही है, मुझे बताएंगे रेपिटिशन किस चीज़ की है यहाँ पे? कंट्रास्ट हो गया, ठीक है, कैसे आ रही है रेपिटिशन इसके अंदर? ये जिस जिस बच्चे ने रेपिटेशन का कहा है वो रेपिटेशन बताए किस तरह आ रही है। ठीक है। नेम ऑफ दिस फॉन्ट, मुझे नेम याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन चेक करना पड़ेगा। जी, कलर रेपिटेशन है इसके अंदर, जो इनके लोगों का कलर है रेड, ठीक है, ये इसकी जैकेट का कलर, इसके स्ट्रैप्स का कलर और ये स्टैक्स का कलर, ये सारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको कलर रेपिटेशन कहेंगे। तो ओवरऑल इसमें तमाम प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, और लेकिन याद रहे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके डिज़ाइन के अंदर सारे प्रिंसिपल फॉलो हों।
कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉलो हों आपके डिज़ाइन के अंदर, ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके डिज़ाइन में कोई एक प्रिंसिपल रह गया तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बना हुआ। हम तमाम जो 7 प्रिंसिपल पढ़े हैं उन तमाम प्रिंसिपल को देखते हैं कि कहीं कोई रूल में ब्रेक तो नहीं कर रहा। रूल फॉलो करना बात की चीज़ है, रूल ब्रेक करना ज़रूरी है कि हम रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं रूल ब्रेक करके डिज़ाइन को ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा ये कौन सा फ़ॉन्ट है। ओके जी, ठीक हो गया। डोमिनेंस भी है इसके अंदर, प्रॉक्सिमिटी है, एसिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि तमाम ही आपके जो प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो सारे इसके अंदर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तक क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो पूछ लें, मैं आप लोगों को एक दफ़ा वो वाला पोस्टर दिखा दूँ। अच्छा, ये नॉर्मली क्रिएट कैसे होगा? सबसे पहला जो आपने काम करना है, बैक पे एक इमेज लेना इस तरह का, ठीक है, कोई भी इमेज मास्क वाला आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने टॉप पे उसके ऊपर ओवरले क्रिएट करनी है इस स्काई ब्लू और पर्पल कलर की, ठीक है, पूरी ओवरले आ जाएगी इस पे। फिर उसके बाद आपने एक ट्राइंगल क्रिएट करना है जो कि यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल भी हो सकता है या आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल को भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और उसको ये पर्पल वाला कलर दे दिया, ठीक है, और ये टेक्स्ट आ जाएगा, सारा कुछ ये हो गया। उसके बाद आप एक ट्राइंगल क्रिएट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और उसको आप ग्रेडिएंट कलर दोगे ये स्काई ब्लू और पर्पल का। उसके ऊपर एक और ट्राइंगल क्रिएट करोगे, बेशक आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लो, और वो ट्राइंगल आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है, और उसका आप यही पर्पल कलर यहाँ पे दे दोगे, और इस तरह से आपके तीनों चारों लेयर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट आ जाएगा। जो मेन चीज़ है इस वाली स्ट्रिप को क्रिएट करने का तरीका ये है कि बैक पे एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर एक और ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ग्रेडियंट है और उसमें सिंपल फिल है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। अच्छा सर, इस तरह फ़ोटो किसी की भी उठा के लगा देते हैं, अमीन अगर किसी ने क्लाइंट को पकड़ लिया कि भाई ये तो मेरी इमेज है तो क्या होगा? इसका जवाब मैंने आपको पहले दिया हुआ है कि रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं, कोई क्लाइंट को नहीं पकड़ेगा, बेफिक्र है, रॉयल्टी फ्री इमेज में कोई इशू नहीं होता। सर इसमें प्रोपोर्शन वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा, ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट क्या 2 पॉइंट शेयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस पे फॉलो हो रहा है। आपका जो ये पूरा इमेज है ये 2 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा इमेज जो है ये 2 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। बाकी जो इसकी इन्वायरमेंट है, स्काई की इन्वायरमेंट, ये शो करिए कि हाइट है, ठीक है, और उस जगह पे हम लोगों ने ये टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लाइंस क्रिएट करोगे तो 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे आएंगे और 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जो मैंने कल आप लोगों को वेबसाइट बताई हुई थी, आपने उसमें से कोई एक डिज़ाइन रिक्रिएट करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़े एग्जांपल दे देता हूँ, फिलहाल आप अपने पास ये वेबसाइट नोट करो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने कोई डिज़ाइन रिक्रिएट करना है। अच्छा रिसर प्रोपोर्शन दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, क्लियर नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ, प्रोपोर्शन के ऊपर दोबारा वापस आ जाते हैं। सर हम डिज़ाइंस अपलोड कर देते हैं बट आई गेस आप देखते नहीं हैं जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपके डिज़ाइंस नहीं देखता, मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं कर रहा होता, यानी कि लाइक वगैरह कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है इसी बैच के अंदर कि एक बच्चे का मैंने हार्ट कर दिया, एक का लाइक कर दिया, और एक का मेरे से लाइक मिस हो गया, क्योंकि उसने 2 ही डिज़ाइन बार बार अपलोड किए हुए थे, एक में हल्की सी चेंजिंग थी। तो एक डिज़ाइन मैंने उसका लाइक कर दिया, एक नहीं लाइक किया, तो वो बच्चा मेरे पास आ गया, सर जी आपने उसके ऊपर हार्ट कर दिया है, मेरे पे लाइक किया हुआ, एक आपने डिज़ाइन मेरा देखा ही नहीं है, तो ये हो गया वो हो गया। तो उसके बाद से मैंने यही सबक सीखा है कि मैं उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। हाँ, अगर कहीं पे कोई फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, अब से अगर आपके डिज़ाइन के अंदर कोई चीज़ मिस होगी तो वहाँ पे मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो डिज़ाइन मैं सारे देखता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं कोई इतना केयरलेस नहीं हूँ कि मैं आप जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और मैं देख ही नहीं रहा, मैं अपने उसमें मगन हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो डिज़ाइन आप अपलोड करते हो मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं फ़ौरन देखता हूँ कि इस बच्चे ने क्या क्रिएट किया। आप पूछेंगे तो मुझे ज़ुबानी याद होगा कि ये बच्चा अभी तक किस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है और ये बच्चा किस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, प्रोपोर्शन दोबारा देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी कहाँ है उस पिक्चर के अंदर? प्रॉक्सिमिटी जी आपके जो फुटर है, ठीक है, ये जो फुटर आ रहा है इसके अंदर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये प्रॉक्सिमिटी में आ रही हैं। इसकी कोशिश ये की गई है कि दोनों का साइज़ छोटा रखा जाए, ठीक है, इस तरह से माइनर सी प्रॉक्सिमिटी इसके अंदर क्रिएट हो रही है।
क्योंकि दोनों चीज़ें फुटर की हैं। ओके, आप लोगों की असाइनमेंट दोबारा सुन लें। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने इन 2 वेबसाइट से कोई एक डिज़ाइन लेना है और उसको रिक्रिएट करना है सेम उसी तरह से, उसी अलाइनमेंट में, उसी डिज़ाइन में जिस तरह से वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर हम प्रॉक्सिमिटी पे आते हैं एंड पे। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स ओपन की हुए हैं। ये बिहेंस है सिंपल। इससे मैंने मिनिमल सर्च किया। आप चाहे पोस्टर सर्च करें, वेबसाइट सर्च करें, दो जो दिल करता सर्च करें, और वहाँ से आपके पास कुछ डिज़ाइन अपलोड ओपन होंगे। मैंने यहाँ कुछ डिज़ाइन ओपन किए हुए हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वेबसाइट उन्होंने क्रिएट की हुई है, वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। आप इसमें से चाहें तो कोई भी डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है। ये एक पेज है, इतना 1920 1080 के साइज़ के अंदर वेब पेज है। इसमें कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट यहाँ है। ये सारे इमेजेस आपस में अलाइंड हैं। आप चाहें तो सिर्फ इतना डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस आप अनस्प्लैश से किसी भी किस्म के ले सकते हैं, इमेज का इशू नहीं है, बट टेक्स्ट कोशिश करें सेम अलाइनमेंट में आए। फॉन्ट चेंज हो सकता है, नो इशू। जस्ट मेन चीज़ क्या है कि आपके पास जो अलाइनमेंट है, जो कलर कंट्रास्ट है, वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे और डिज़ाइन है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये वाला है अगर, ठीक है। इस डिज़ाइन को अगर हम देखें तो आप सिर्फ ये डिज़ाइन रिक्रिएट करके देखें। यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, यहाँ पे अलाइनमेंट हुई हुई है चीज़ों की, कंट्रास्ट है। तो मेन जो चीज़ है सीखने वाली कि आपने एग्जैक्ट ये चीज़ रिक्रिएट करनी है, ताकि आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट का आइडिया हो कि चीज़ें अलाइंड होने की वजह से कितनी अच्छी लगती हैं, ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह मल्टीपल यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद हैं। उसके अलावा और है, ठीक है। इसमें देखें फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, ये भी 1920 1080 का आर्टबोर्ड है, यानी कि वेबसाइट के जो भी डिज़ाइन होंगे नॉर्मली इसी साइज़ में होंगे। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी बच्चे ये चीज़ रिक्रिएट कर सकते हैं। जस्ट इमेज है, यहाँ पे अनस्प्लैश पे फर्नीचर लिखेंगे या इंडोर लिखेंगे, आपको इस तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। इंडोर डेकोरेशन लिखेंगे, जो भी चीज़ें हैं, और इस तरह से आप लोग उसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है। और आर्टबोर्ड आप लोगों ने ओवरऑल ये 1920 1080 का आर्टबोर्ड है, ठीक है। आप उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नीचे सारे बाकी चीज़ें हैं, कि जो मेन चीज़ है वो आपने ये वाली डिज़ाइन करनी है। इसके अलावा इस तरह से डिज़ाइन है, ठीक है। ये देखें अगर हम, तो ये टॉप पे आप लोगो चेंज कर सकते हो, बेशक ये टेक्स्ट इसी तरह लिख लो। ये डिज़ाइन बड़ा इजीली रिक्रिएट हो सकता है। मेन चीज़ में सीखने वाली है कि ये टॉप से बॉटम तक ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं, ठीक है। और सेम उसी तरह से ये यहाँ पे अलाइनमेंट में आ रहा है इसके साथ टॉप पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है। एक तरीका ये है कि या तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने आर्टबोर्ड के बैक पे रख के इसको लॉक कर लो और उसके ऊपर चीज़ें लिखते जाओ, ताकि सारी चीज़ें आपस में अलाइंड हो। दूसरा तरीका ये कि दोनों को साइड बाय साइड रख के और उसको रिक्रिएट करें, ताकि चीज़ें आपकी सारी अलाइनमेंट में आएँ। जो मैं मेन चीज़ चाह रहा हूँ वो आपका कंट्रास्ट और आपकी अलाइनमेंट की प्रैक्टिस है। अभी आप लोग देख के चीज़ बनाओगे, आगे चल के जब फिर खुद से रिक्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पहले से अलाइनमेंट का क्योंकि आइडिया होगा, तो फिर आपकी जो अलाइनमेंट और कंट्रास्ट है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। एक ये डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको अगर हम देखें, इसे मल्टीपल वेबसाइट्स के उन्होंने डिज़ाइन दिए हुए हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल हम लोग इजी वाला देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल इतना होम पेज है, ठीक है। टॉप पे इमेज है, नीचे एक लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट दिया हुआ है, इस तरह से 4 बॉक्सेस हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने यही वाले डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी डिज़ाइन अनस्प्लैश से, सॉरी, कोई भी डिज़ाइन बिहेंस से या डिज़ाइन इंस्पायरेशन से ले सकते हो और उसको रिक्रिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे इस तरह से, ये ना हो कि एक इमेज और टेक्स्ट लिखा हो सिर्फ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा तो डेट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा आपकी कमेंट्स के अंदर, ठीक है। वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पोस्टर्स हैं, ठीक है, आप इन पोस्टर्स को रिक्रिएट कर सकते हो। इसके टेक्स्ट के अंदर फ़ॉन्ट इतने अच्छे यूज़ नहीं हुए, आप थोड़े फ़ॉन्ट जो मैंने बताए हैं वो यूज़ कर लेना। बाकी हेक्सागोन के अंदर एक मास्क किया हुआ इमेज को, बाहर उसने शेप्स क्रिएट की हुई हैं और ओवरऑल इस तरह से पोस्टर डिज़ाइन किए हैं, बैनर डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल ये देखें कितना सिंपल है। यहाँ लोगो है, टॉप पे टेक्स्ट है, इस साइड पे कुछ टेक्स्ट है और सेंटर में टेक्स्ट करके नीचे इमेज दिया हुआ है, ठीक है। आप ये चीज़ भी क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा सर, असाइनमेंट कल सबमिट करनी है, वीकेंड पे दे सकते हैं असाइनमेंट? इस असाइनमेंट को आप लोगों ने वीकेंड पे करना है, वीकेंड पे कर लें। जिन बच्चों के पास टाइम है वो बेशक कल कर लें, नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ा आसान तरीका है कि आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के सैंपल्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1920 1080 के आर्टबोर्ड के अंदर एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड डिज़ाइन हुई हुई है, आप इसको भी रीडिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेआउट्स हैं, मैं नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ये देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा लेआउट्स हैं, आप इसमें से कोई भी लेआउट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें शेडो भी आ रहा है, इसमें अलाइनमेंट भी आ रही है, इसमें कंट्रास्ट भी आ रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे बेतहाशा लेआउट हैं, इसमें से कोई भी एक लेआउट आप दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये और वैल्यू की है, इसमें अलाइनमेंट बहुत अच्छी यूज़ हुई हुई है। इसके अलावा ये है, ठीक है, तो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, और आप लोगों ने इसमें से कोई भी लेआउट क्रिएट करना है और फिर आफ्टर और बिफोर दोनों आपने साथ शेयर करके ग्रुप में पोस्ट करने हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी असाइनमेंट है। एक लेआउट कर सकते हैं, एक कर लें, 10 कर सकते हैं, 10 कर लें। प्रैक्टिस आप करोगे, फ़ायदा आपका है, ठीक है। कलर सेम होने चाहिए, ठीक है, प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए, फॉन्ट और इमेज चेंज हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये असाइनमेंट अगर किसी को समझ ना आई हो तो बता दें। मैं दोबारा रिपीट करूँ कि आपने कोई एक इमेज लेना है वेबसाइट से, अनस्प्लैश इससे, बिहेंस से या डिज़ाइन इंस्पायरेशन से ले लें, और उस डिज़ाइन को रिक्रिएट करना है। टेक्स्ट ये सारा सेम होगा, फ़ॉन्ट में फ़र्क आ सकता है, इमेज में फ़र्क आ सकता है, बट शेप्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट के लिए आर्टबोर्ड का साइज़ कैसे पता चलेगा? साइज़ पिक को देख के, जी बिल्कुल, आप जब इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, जो भी इमेज आप लेते हो उसका स्क्रीनशॉट लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस इमेज को देखते हैं, ये इमेज मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैं यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये मेरे पास इमेज है और मैंने इसको रिक्रिएट करना है। मैं सिंपल यहाँ से अपना आर्टबोर्ड का एक टूल लूँगा और इसके ऊपर इस तरह से आर्टबोर्ड क्रिएट कर दूँगा। अब मेरे पास सिंपल उसी आर्टबोर्ड के साइज़ में, उसी इमेज के साइज़ में ये आर्टबोर्ड आ गया। अगर आप आर्टबोर्ड को बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा मेरे पास रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाए, तो सिंपल आर्टबोर्ड के इसमें जाके और शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर लें, ताकि आपके पास रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाए। स्टिल आपका इमेज इसमें फिट आ जाएगा, क्योंकि हमने शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने आर्टबोर्ड का साइज़ ले सकते हैं। ये चीज़ वीडियो में सेव हो गई है, तो आप लोगों को अब याद रहेगी। ओके सर, कुछ भी डिज़ाइन होना चाहिए, पोस्टर या वेबसाइट या मेन पेज, कुछ भी, ठीक है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। सर लाजमी है गिवन वेबसाइट से हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, कहीं गूगल से ले सकते हैं डिज़ाइन, बट वो चीज़ अच्छी डिज़ाइन हुई हो, पहले से डिज़ाइन हुई, ये ना कि अपनी डिज़ाइन उठा के दोबारा बनाई जा रहे हैं, ये चीज़ ना हो। या कोई बहुत फजूल किस्म का डिज़ाइन बनाया हुआ था, आपने उसी का डिज़ाइन दोबारा कॉपी कर लिए, जो कि ना वो डिज़ाइन अच्छा था, ना आपका अपना डिज़ाइन अच्छा बना है। ये मैं इसलिए वेबसाइट बता रहा हूँ कि इसके ऊपर अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। तो वो अच्छे डिज़ाइन जब आप कॉपी करोगे तो आपके डिज़ाइन भी आगे चल के अच्छे होंगे, अलाइनमेंट की आपको समझ होगी, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया। सो ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है, मैं ये लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आ जाते हैं वापस प्रपोर्शन को एक दफ़ा देख लेते हैं। प्रपोर्शन का हम लोगों ने जिक्र किया। प्रपोर्शन का मेन जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपकी फ़ोटोग्राफी से इसको लिया गया कि हम कोई मेन ऑब्जेक्ट, कोई डोमिनेंट ऑब्जेक्ट अगर दिखाना हो तो उसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट्स देते हैं उसको अपनी ग्रिड में, ठीक है। इस तरह की आपके पास 9 बॉक्सेस की ग्रिड होती है, उसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट्स जो होते हैं, ये वाले पॉइंट्स हम अपने मेन डोमिनेंट ऑब्जेक्ट को देते हैं, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो इसकी इन्वायरमेंट को दे रहे होते हैं, जो कि इसको कम्प्लीमेंट कर रही होती है, बता रही होती है कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है, कहाँ मौजूद है और है क्या। सेम इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है, वो इसकी इन्वायरमेंट इसको बता रही है। सेम यही चीज़ हम लोग जब वेबसाइट डिज़ाइन में या ग्राफिक डिज़ाइन में लेके आते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग अपने मेन डोमिनेंट ऑब्जेक्ट को देते हैं, और बाकी 2 पॉइंट्स इसके टेक्स्ट को देते हैं, जो ये बता रहा होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपने ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर यूँ ग्रिड क्रिएट करके, आप चाहें तो अपनी गाइड्स क्रिएट कर लें अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। इसको जो आपकी फ़ोटोग्राफी है उसमें इसको ग्रिड कहा जाता है, ये ओवरऑल एक ग्रिड है, ठीक है। बट हम लोग इसकी जगह गाइड्स क्रिएट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। कोई इसको ग्रिड का नाम देता है, कोई गाइड का नाम देता है, सेम चीज़ है, डजेंट मैटर, ठीक है। ये गाइड्स क्रिएट करके भी आप कर सकते हो। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स दे रहे हैं अपने टेक्स्ट को, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं अपने राइट साइड वाले इमेज को या इलस्ट्रेशन को दे रहे होते हैं, इतना बड़ा करके कि ये 2 पॉइंट्स कवर हो जाएं उसमें, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल आपकी प्रपोर्शन है। अब ऐसा है कि आप में से जो लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके जो उनके स्टार्ट में कुछ मसाइल थे वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन करें।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके मसले मसाइल। बाकी आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। कल के लेक्चर के लिए आपके पास रिज्यूमे डिज़ाइन या सीवी होनी चाहिए ताकि हम लोग रिज्यूमे डिज़ाइन सीवी पढ़ सकें। ठीक है जी, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आमिर मुख्तार, कौन सी वीडियो का लिंक आप कह रहे हैं शेयर करने के लिए? ओके जी सर, एक जनरल क्वेश्चन है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में कोई ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें फैशन मॉडल्स वगैरह की फ़ोटो वगैरह रिक्वायर्ड हों तो वो हमें ख़ुद अरेंज करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं कि हम फैशन मॉडल से मिलेंगे उसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे होंगे, वो ख़ुद हमें इमेजेस देते हैं। मैंने बहुत सारा फैशन ब्रांड्स के साथ काम किया है, वो हमेशा ख़ुद से अपनी फ़ोटोग्राफी अपने इमेजेस देंगे हमें। ठीक है, अगर क्लाइंट कहता है मेरे पास इमेजेस नहीं है तो आप फिर अनस्प्लैश इमेजेस लेके तो प्लेस कर देते हैं और बाद में क्लाइंट उसको रिप्लेस कर लेता है। ये कॉमन चीज़ है, क्लाइंट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक फ़ैशन ब्रांड क्रिएट कर रहा है और उसके पास इमेजेस ही ना हो अपने प्रोडक्ट के। ओके सर, रिज्यूमे डिज़ाइन और सीवी क्या इसका बता दें? सीवी सिंपल जो आपके पास सीवी होती है जॉब वाली, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हम कल कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा जी सर, आपने पर्सनल लेक्चर में कहा था कि वीडियो शेयर करूंगा, बच्चे वो मैंने कल शेयर कर दी थी, वो ग्रुप में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप में सर्च करें, उसमें आपको मिल जाएंगी वीडियोस मैंने शेयर की हुई। अच्छा जी सर, प्रीवियस टॉपिक्स को प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? आपके पास याद रहे कि आपके पास मेन चीज़ ये है कि आप लोगों की जो जितने भी आप लोगों ने अभी तक नोट्स क्रिएट किए हैं उन नोट्स पे जाके उस सारे नोट्स को फॉलो करें और आप सिंपल इसको दोबारा से क्रिएट करना शुरू करें। जो टूल्स की मैंने आपको कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके रखें, उन तमाम टूल्स को दोबारा से देखें, उनको प्रैक्टिस करें, उनके बारे में मज़ीद जानें। ठीक है, ओके जी, वहाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वहाब, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। आप सुनाइए सर, कैसे हैं? ठीक है। वहाब अपना जो स्पीकर है वो बंद कर दें, जहाँ पे आप लाइव वीडियो देख रहे हो वो क्लोज़ कर दें ताकि सर मैंने बंद कर दिया सर। हेलो मेहरबानी, शुक्रिया जी। वहाब, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर, आप सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, मैं ना बेसिकली मुझे प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, क्या कहते हैं उसे, जो टूल है सर वो वाला, क्या कहते हैं उसे, सर मैं आपको बताता हूँ। सर मैंने एक्सबॉक्स का ना आइकॉन वो किया था, उसको रास्टर से मैंने वेक्टर में किया, तो मेरी ड्राइंग सर शुरू से ही अच्छी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है ना शुरू से। तो मैंने इसको कोशिश तो किया, ट्राई भी बहुत किया है, मैं लगा हुआ हूँ, एक लेकिन मिनट वो एक मिनट जरा। वहाब, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा था कि सर मैंने ना जो रास्टर इमेज है उसको मैंने वेक्टर में करने की कोशिश की है, ठीक है। मेरी सर ड्राइंग जो है ना वो शुरू से ही अच्छी नहीं है, ओके, मैंने ट्राई तो बहुत किया है। मेरे पास एक्स बॉक्स का एक लोगो था, फिर मैंने उसको रास्टर से मैंने वेक्टर में किया, तो मेरी ड्राइंग सर शुरू से ही अच्छी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है ना शुरू से, तो ड्राइंग सर का उसको। मसला आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, ड्राइंग का हम लोग, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, आप उसको सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, स्मूथ टूल से अप्लाई किया जा सकता है कि ड्राइंग जितनी हो जाती है उतनी कर लो और स्मूथ टूल से उसको दोबारा सेट किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर आप एक्स बॉक्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हो तो सिंपल गूगल के ऊपर सर्च कर लो एक्स बॉक्स स्केचेस, आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बने बनाए स्केचेस, आप उसको दोबारा से वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं सर, जहाँ वो तक सर मैं बात है सर। लोगो डिज़ाइन की, लोगो डिज़ाइन हम स्केचेस पढ़ेंगे, स्केचेस अगर आप करते हो जैसे भी ख़राब स्केचेस होते हैं कोई इतना इशू नहीं है, उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता है, स्मूथ टूल को यूज़ करते हुए उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, सही नहीं सर, मेरा भी ये भी क्वेश्चन था ना कि हम विदाउट उस टूल से, जो पेन टूल से मैं जो है जिस तरह मैंने रास्टर को वेक्टर में किया है, तो मैं जी, किसी और टूल से भी कर सकता हूँ विदाउट पेन टूल? जैसे कि विदाउट मेरी पेन टूल ड्राइंग मैंने बिल्कुल नहीं बताया था अच्छी। कि इमेज ट्रेस का जो टॉप पे ऑप्शन आ रहा था उससे किया जा सकता है, पेन टूल के अलावा। ठीक है, उससे ठीक है भी सर, हो जाता है, उसको ठीक है दोबारा सर, से रिक्रिएट किया जा सकता है स्मूथ टूल को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया, और कोई ठीक चीज़? है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो सर मच हमारे सर। मैं कि हम जबीन है, मैं विदाउट जबीन अपना उस टूल जो से, जो पेन टूल से आपकी मैं लाइव वीडियो जो चल रही है है उसको क्लोज कर जिस दें तरह ताकि मैंने आप मुझे सुन सकें। रास्टर को वेक्टर में किया है, तो मैं जी, किसी और टूल से भी कर सकता हूँ विदाउट पेन टूल? जैसे विदाउट कि पेन मेरी टूल ड्राइंग मैंने बिल्कुल नहीं बताया था अच्छी। कि इमेज ट्रेस का टॉप ऑप्शन आ रहा था उससे किया जा सकता है।
पेंट टूल के अलावा। मैं जबीन, ठीक आपको है मेरी सर। आवाज़ आ रही है? ठीक है सर। ठीक हो गया? और कोई चीज़? ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो ठीक है, मच। मैं जबीन अपना जो आपकी ये वीडियो चल रही है उसको क्लोज़ कर दें ताकि आप मुझे सुन सकें। रास्टर को वेक्टर में किया है, तो मैं किसी और टूल से भी कर सकता हूँ विद द पेन टूल। मैं जबीन, मुझे आपकी जो स्ट्रीम चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपना माइक चेक करें। मैं जबीन, आपको ठीक है मेरी सर। आवाज़ आ रही अस्सलाम है? वालेकुम सर। ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं जबीन, अपनी स्ट्रीमिंग ऑफ करें, जहाँ पे मेरी स्ट्रीम चल रही है ठीक है उसको सर। बंद करें ताकि आप मेरी आवाज़ सर सुन आवाज़ सकें। बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। जो पेन टूल से मैं वीडियो चल स्ट्रीमिंग बंद करें जहाँ पे आप मेरी स्ट्रीमिंग सुन रही हैं। अब आपको माइक ऑफ हो गया। अच्छा जी, आयशा मुख्तार पूछ रहे हैं किस टूल से? मैंने कल इमेज ट्रेस का एक आपको बटन दिखाया था जिससे हम लोगों ने एप्पल का लोगो ट्रेस किया था, उससे होगा ये, अगर आप डायरेक्ट ट्रेसिंग करना चाह रही हैं। बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है, किसी हद तक गुजारा हो जाता है। ओके जी, आदिल सुल्तान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस सर। जी आदिल, क्या कह सकता हूँ मैं आपके लिए? आदिल, पहले स्ट्रीमिंग ऑफ करें आप बैक टू द स्ट्रीमिंग आपकी चल रही है, मेरी वाली वो ऑफ करें ताकि हम डायरेक्ट एक दूसरे को सुन सकें। यस सर। सब ठीक है आवाज़? जी अब ठीक है, जी बताएं। सर मैंने पेन टूल के बारे में पूछना था आपसे। जी जी। सर जैसे ये स्टारबक्स का लोगो मैंने ट्रेस किया था पेन टूल से ना, तो सर जैसे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इनका एक पॉइंट डिफाइन है तो उसको हम ट्रेस करके वापस उस पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये शेप है, इसके ये वाला जो एरिया है ये डिफाइन नहीं है। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? सर स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। एक सेकंड देखता हूँ। नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरी स्क्रीन आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे साथ। दोबारा उस पर क्लिक करें स्क्रीन शेयर के ऊपर और उसको अलाउ सर करें। मैंने किया हुआ है। इस पे शेयर स्क्रीन बटन ऑफ है इसका सर। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ इसको। चलें स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं बस देख लेता हूँ स्क्रीनशॉट। ओके जी, और कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। और सर इनबॉक्स चेक करना काइंडली। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर पे जब क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपके पास आएगा इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन। ठीक हो गया, आप एप्लीकेशन वीडियो पे क्लिक करके शेयर कर लें। जो एप्लीकेशन विंडो का ऑप्शन दे रहा है ना, उससे शेयर कर लें ताकि आपकी फिर इलस्ट्रेटर की फाइल, इलस्ट्रेटर की स्क्रीन है वो शेयर हो जाए। सर ठीक अब है, शो हो आपकी रही है? शेयर हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब करें जी। सर पेन टूल का मैंने पता करना था। जैसे सर ये मैंने स्टारबक्स का लोगो किया था। इलस्ट्रेटर ओपन करें अपना यहाँ से। अभी आपकी क्रोम सर की स्क्रीन इलस्ट्रेटर शेयर ओपन हो में। रही है। ये आपने वहाँ से क्रोम का कर दिया ना, एप्लीकेशन में जाके। दोबारा स्क्रीन, हाँ नहीं 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 नहीं, दोबारा स्क्रीन शेयर में जाएं। यस सर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में जब आपका ऑप्शन आएगा ना, अपने इलस्ट्रेटर का सिलेक्ट करना है। तो इसमें सिर्फ गूगल का ही आ रहा है। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके गूगल क्रोम में उसको ड्रॉप कर दें, जो आपकी इसकी स्टारबक्स के लोगों की स्क्रीनशॉट है ना, वो आप बेशक मुझे सेंड कर दो, चलो ठीक है सर। उससे देख लेते हैं।
ठीक है, जो और कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ दोबारा से। काइंडली चेक कर लें। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, इसमें क्या इशू आ रहा है? ये ट्रेस तो अच्छा हुआ वैसे। सर जो बॉटम में जो स्ट्राइप्स है ना, छोटी छोटी स्ट्राइप्स हैं, हम्म, उसकी जो लास्ट एज है जो वाइट एरिया टच करती है राउंड शेप में, वो डिफाइंड नहीं है। जो वाइट एरिया है टच कर रहा है बॉटम पे, वो डिफाइन नहीं है। जी सर। अच्छा, रिफाइन नहीं है। डिफाइन यानी सर हाँ, जैसे इसमें ये हल्का सा आपका बाउंड्री आ रही है ना आपकी। जी ये जी आप सर, वो इरेजर टूल बाउंड्री से ठीक वाली कर मैं सकते बात हो। कर रहा हूँ। उसको किस तरह हम करेंगे? इरेजर टूल के साथ, सिंपल इरेजर के साथ ना आप इसको साफ कर, जैसे उसमें क्लियर हुए हैं ना, यहाँ पे क्लीन हुए हैं, आप जी इसको जी इरेजर टूल के साथ कर सकते हो। सही। ठीक है, ठीक उसको हो गया। शेप को सिलेक्ट करना, बैकग्राउंड वाली को जहाँ पे आपने ग्रेडिएंट अप्लाई किया है उसको सिलेक्ट करो, और जी फिर जी उसके बाद इरेजर टूल से अप्लाई करो। ये सिंपल बिल्कुल साफ हो जाएगा, जूम इन करके अच्छी तरह से ना, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सही, ठीक हो गया सर। ठीक है और जी, सर तो एक वेबसाइट जो आपने बताई थी, बेजियर गेम, हाँ हाँ। सर उसमें जब हम पहली लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अगली जो लाइन होती है वो कर्व में होती है, हम्म, तो वापस वापस वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती क्लिक करने पर। अब वापस डॉट पे क्लिक करने से स्ट्रेट लाइन ही देता। जी जी चले, मैं उसको चेक कर लूँगा। मैंने आपसे कहा था कि वो जस्ट एक फ़न गेम है, मेन जो प्रैक्टिस है आपकी इलस्ट्रेटर में होनी चाहिए। सही। ठीक है, उसको मैं देख लूँगा। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, आप बेशक ब्रेजियर गेम अभी ओपन कर लो अपने क्रोम के अंदर, तो वहाँ पे दिखा देता हूँ। सर मुझसे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ये किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। आप मेक श्योर करो कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सर अब टूल है वैसे उसके अंदर हो। ट्रेसिंग आ गई है वैसे एप्लीकेशन की। बस वही चाहिए था, ट्रेसिंग आ जाए, और क्या चाहिए। लेकिन सर आपका काम देख मतलब मुझे आइडिया हो रहा इलस्ट्रेशन है कि आपको, एप्लीकेशन में अब शो हो आपका रही हाथ है। बैठ गया। जिस तरह से आपने स्टारबक्स से लोगो क्रिएट किया, इससे आइडिया हो रहा है। इसको साफ़ करके प्रॉपर अच्छा क्रिएट करके फिर आपने पोस्ट करना है। ठीक है, अब शो हो रही है। अब शो हो रही है, एक सेकंड में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये लोगो जी आदिल ने क्रिएट किया है, माशाल्लाह से बहुत क्लीन ओवरऑल इलस्ट्रेशन है इनकी। सिर्फ जो माइनर एजेस हैं वो अब ठीक करने वाले हैं। जी सर। सर मैं इन एजेस की बात कर रहा था, इन एजेस हाँ की। ठीक है, ये इरेजर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक सर। ठीक है, इरेजर यूज़ करके ना इसको कट कर लेना, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इवन के इसमें शेप बिल्डर टूल भी यूज़ कर सकते हो। शेप बिल्डर कौन से सा भी सर? ऑल्ट प्रेस करके, शेप बिल्डर से जो भी आज हमने देखा है उसके थ्रू भी जी सर। ऑल्ट प्रेस करके अगर आप मूव करोगे ना, तो तब भी ये डिलीट हो जाएंगे। सर लेकिन उसके लिए आपको मैंने जो इस तरह किया था कि हम्म, सर मैंने ये टोटल ये मैंने ट्रेस किया था अलहदा से। ठीक है, उसके बाद मैंने राउंड शेप डाल के उसकी जो बाउंड्री है उसको स्ट्रोक जो है वो वाइट करके थोड़ा सा बढ़ाकर फिर मैंने इस तरह एडजस्ट किया ताकि ये इसकी जो बाउंड्री है वो हाँ हाँ, वो सही है, मैं क्लीन समझ शो गया। हो। ये हो जाएगा, ये इरेजर से भी हो जाएगा, और अगर आप शेप बिल्डर से करते हो तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, ना सही। हो तो फिर मुझे बताना, इसको देख लेना। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अब्दुल शकूर हैं। अब्दुल शकूर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी बताओ क्या इशू है? सर मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। दीजिए। सर मैंने इस लोगो की ट्रेसिंग की थी, इस इमेज की। एक सेकेंड, ठीक है। सर आप सर ये जो यहाँ से सर ये जो वाली ट्रेसिंग है ये मैंने पूरी इस तरह की थी और इसको एक कलर दे दिया था और इसे सेंड टू बैक कर दिया था ठीक है। इस वाली को। सर ये पीछे डार्क कलर है मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से मैं ये जो है टीथ इसके इनका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ, लेकिन सर ये वाइट हो नहीं रहा। कलर वाइट शो कर रहा है लेकिन
ये हो नहीं रहा वाइट। ये आपने ओपेसिटी तो नहीं कम की? ओपेसिटी ऊपर देखो 10% है मेरे ख्याल में आपकी, क्लियर नहीं आ रही लेकिन कम है ओपेसिटी। यहाँ से हाँ, ये ओपेसिटी कितनी है? हाँ, ये देखो ना, ओपेसिटी कम है। ठीक हो गया, सही सर। चलो मज़े करो। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, यही था, मैंने मेरे ओपेसिटी को देखा नहीं शायद। तो दूसरा तरीका ये है कि इसके दांत ब्रश करो तब भी वाइट हो जाएंगे। कैसे? दांत ब्रश करो इसके तब भी वाइट हो जाएंगे। ठीक है, चलो सही है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, आप में से और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बता दें, वरना फिर मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। बाकी अब तो शुक्र, आपने एग्जिस्ट्रेशन बहुत अच्छी बनाई हुई है, ये प्रैक्टिस करते रहो। आपका हाथ जो है वो नज़र आ रहा है कि पेन टूल समझ आ गया हाथ की। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आप में से कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट में मुझे बता दें, वरना फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम लोग सीवी डिज़ाइन पढ़ेंगे, उसके लिए आप रेडी रहिएगा, अपने टूल्स वगैरह और अपने हाथ वगैरह शार्प करके रखें। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।